हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। करते हैं शुरुआत परफेक्ट रिवीजन की फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें प्रमोटर की। प्रमोटर ये टर्म आपने काफी बार सुना होगा कि भाई जो पर्सन कंपनी बनाता है या जिसके दिमाग में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का थॉट आता है उसे हम प्रमोटर कहते हैं। बट कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रमोटर को बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन किया है। अगर कोई पर्सन इन तीन में से एक कैटेगरी में फॉल करेगा तो उसे हम प्रमोटर मान लेंगे। PACA, ऐसा कोई शख्स हु इज नेम्ड एज प्रमोटर इन ए प्रोस्पेक्टस, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर की तरह लिखा है, उसे हम प्रमोटर मानेंगे। ऐसा कोई शख्स हु इज आइडेंटिफाइड एज प्रमोटर इन एनुअल रिटर्न, PA एनुअल रिटर्न, ऐसा कोई शख्स जिसके पास कंपनी का कंट्रोल हो। कंपनी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? ऑब्वियसली अगर हम नॉर्मली सोचे कि चलो मुझे रिलायंस को कंट्रोल करना है तो यू कैन नॉट। आइदर यू शुड बी हैविंग मेजर शेयर होल्डिंग, मेजोरिटी स्टेक हो आपके पास, तो आप कंपनी को कंट्रोल करते हो, या फिर आप उस कंपनी में डायरेक्टर लेवल के पर्सन हो तो आप उस कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो। सो अ पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ द कंपनी, उसे भी हम प्रमोटर मानेंगे। और कोई शख्स जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस देता हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी एडवाइस के हिसाब से काम करते हो। A person with whose advice board of directors are accustomed to act. Accustomed means जिनको आदत है, यूजुअली जो लोग इस शख्स की एडवाइस से काम करते हैं, जो लोग मीन्स डायरेक्टर्स जिस शख्स की एडवाइस से काम करते हैं उसे भी हम प्रमोटर माने। बट इस पॉइंट का एक एक्सेप्शन भी है। मान लेते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 10 कंपनीज के डायरेक्टर्स को एडवाइस दे रहा है, 10 कंपनी के डायरेक्टर्स उसकी एडवाइस को मान भी रहे हैं, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी एडवाइस के लिए उनसे फीस भी चार्ज कर रहा है। क्या हम इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को उन 10 कंपनीज में प्रमोटर मानेंगे? द आंसर वुड बी नो। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है। तो जो भी कोई शख्स प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देगा ना, उससे तो हम प्रमोटर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो PACA, PA मीन्स जिसका नाम प्रोस्पेक्टस एनुअल रिटर्न में लिखा हो एज ए प्रमोटर, C मीन्स जिसके पास कंपनी का कंट्रोल हो, A जिसकी एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हो, उसे हम प्रमोटर बोलेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। नाउ हाउ टू फॉर्म अ कंपनी। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। कितने आदमी चाहिए? पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम 7 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम 2 मेंबर्स, 1 पर्सन कंपनी बना रहे हो तो एक ही शख्स चाहिए हमें। ये मिनिमम मेंबर्स है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हम कंपनी बनाना चाहते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि हमने बोला मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए कंपनी को, पब्लिक कंपनी को। बट मान लेते हैं किसी पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर्स हो गए, 2 मेंबर्स की डेथ हो गई, 5 मेंबर्स बच गए, और ये 5 मेंबर किसी नए मेंबर को ऐड ही नहीं कर रहे हैं, खुद ही बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या हम इसे वायलेशन ऑफ लॉ मानेंगे? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मिनिमम हमें चाहिए 7 लोग और काम कर रहे हैं पब्लिक कंपनी में 5 लोग, तो नहीं चलेगा। तो अगर ये लोग इस तरह से बिजनेस चला लेते हैं 6 मंथ्स तक, तो इन लोगों की जो लायबिलिटी है वो पर्सनल हो जाएगी। जनरली कंपनी के ऑब्लिगेशंस के लिए मेंबर्स लायबल नहीं होते हैं, बट ऐसे मेंबर्स जिन्हें पता है कि हमें और मेंबर्स को ऐड करना चाहिए, फिर भी नहीं करते हैं और बिजनेस कंटिन्यू करते हैं विद द रिड्यूस्ड नंबर, देन दे आर लायबल फॉर द ऑब्लिगेशंस और द डेट्स ऑफ द कंपनी। ओके, सो if the members in a private or a public company are reduced below 2 or 7, प्राइवेट में 2 से कम हो जाए या पब्लिक में 7 से कम हो जाए मेंबर, and reduce members to be liable for all debts of the company incurred after 6 months of reduction, 6 महीने तक बिजनेस कंटिन्यू करते हो तो उसके बाद ये जो मेंबर्स हैं, जो रिड्यूस्ड मेंबर्स हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, ये लोग कंपनी के ऑब्लिगेशंस के लिए पर्सनली लायबल हो जाएंगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट ऑफ रिड्यूस्ड नंबर ऑफ मेंबर्स। अच्छा, ये तो हमने मिनिमम मेंबर्स की बात कर ली।
कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं? इफ यू आर ए पब्लिक कंपनी देयर इज नो लिमिट. इफ यू आर ए प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200. इफ यू आर वन पर्सन कंपनी, जैसा नाम मैक्सिमम वन पर्सन ही रहने वाला है. मिनिमम डायरेक्टर्स, दो इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी हमें जान लेना चाहिए कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम हमें 3 डायरेक्टर्स चाहिए, प्राइवेट में मिनिमम 2 एंड ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर we shall be having in those companies. Now there is a concept of small company. ये कॉन्सेप्ट हमें कभी कभी प्रैक्टिकली क्वेश्चन में पूछा जाता है. स्मॉल कंपनी मीन्स कौन सी कंपनी जो दो चीजें, दो लिमिट को फुलफिल करती हो. पहला तो उसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम हो, एंड मेक श्योर इट इज एंड नॉट और. एंड मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से कम हो या 40 करोड़ जितना हो, उससे ज्यादा नहीं हो. दोनों ही लिमिट्स को जो फुलफिल करेगी वो हमारे लिए स्मॉल कंपनी होगी. बट कुछ कंपनीज को हम स्मॉल नहीं मानेंगे भले ही वो इन लिमिट्स को फुलफिल करती हो. सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 मतलब कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है. होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, दोनों को ही हम स्मॉल नहीं मानेंगे. एंड स्पेशल एक्ट कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो किसी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, तो उनको भी हम स्मॉल कंपनीज का दर्जा कभी भी नहीं देंगे. ठीक है. अच्छा, ध्यान रखेंगे हम स्मॉल कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट से एग्जाम्पशन है. ऐसा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मेक श्योर यू आर राइटिंग इट. कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉट नीडेड फॉर स्मॉल कंपनीज, दो इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, बट यू शुड बी नोइंग इट. अब हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस की, कैसे कंपनी बनती है, हाउ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड. तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा उस मोड पर. कहा? उस मोड पर. What you are going to take with you? Memorandum and articles. Memorandum and articles. D stands for declaration. इस चीज का डिक्लेरेशन कि हमने कंपनी बनाने के लिए सारे कंप्लायंसेस किए हैं. Then D for declaration by subscribers and first directors that we are not guilty of fraud. हमने किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन में, मैनेजमेंट में किसी भी तरह का ऑफेंस नहीं किया है. हमने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इट इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज. देन पर्टिकुलर्स. P स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल्स. किसकी? डायरेक्टर्स की एंड सब्सक्राइबर्स की. A फॉर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस. हमें एक एड्रेस भी बताना पड़ेगा. जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनता, एक एड्रेस होना चाहिए जहां पे कंपनी को डॉक्यूमेंट्स या नोटिस भेजे जा सके. एंड देन वी गेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है. सो ये सारी चीजें हमें सबमिट करनी होती है रजिस्ट्रार के पास इन प्रॉपर मैनर. जैसे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है, वो साइंड होने चाहिए. अब साइन भी कैसे होंगे, तो उसका भी एक तरीका है जो हम जानेंगे अभी. सबसे पहले हम ले जाएंगे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स विच आर साइंड बाय सब्सक्राइबर्स. सब्सक्राइबर्स मतलब मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं. पब्लिक कंपनी है तो 7 सब्सक्राइबर्स, प्राइवेट कंपनी है तो 2 सब्सक्राइबर्स उसको साइन करने वाले हैं. वे ऑफ साइनिंग फॉर ईच सब्सक्राइबर देयर शुड बी नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ शेयर, साइन अलोंग विद डिटेल्स ऑफ विटनेस. हर एक सब्सक्राइबर का नाम होगा, एड्रेस होगा, ऑक्यूपेशन होगा, उस सब्सक्राइबर ने कितने शेयर्स लिए हैं वो लिखा होगा, एज वेल एज हर एक सब्सक्राइबर के लिए एक विटनेस की डिटेल भी होगी. अगर सब्सक्राइबर इलिटरेट है तो वो साइन तो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा? थंब इम्प्रेशन लगाएगा. ही विल एफिक्स हिज थंब इम्प्रेशन. अगर सब्सक्राइबर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट भी सब्सक्राइबर तो हो सकती है, तो बॉडी कॉर्पोरेट खुद साइन नहीं करेगी. उसमें कौन होगा? डायरेक्टर या कोई ऑफिसर या कोई एम्प्लॉय ड्यूली ऑथराइज, मतलब जिनको प्रॉपरली ऑथोरिटी दी हो बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे साइन करने की, वो पर्सन साइन करेंगे.
अगर सब्सक्राइबर आपका कोई एलएलपी है, एलएलपी के केस में कोई पार्टनर जो है जिसे ऑथोरिटी मिली हो प्रॉपरली, वो पार्टनर, पार्टनर ड्यूली ऑथराइज्ड। अगर सब्सक्राइबर फॉरेन का सिटीजन है, फॉरेन नेशनल पर्सन है, तो उसके जो हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेंगे उसे हमें नोटराइज करवाना पड़ेगा बाय ए नोटरी पब्लिक विद a certificate. If a person is residing in a country जो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है, या नॉट ए पार्टी ऑफ होग ऑपस्टाइल कन्वेंशन। होग ऑपस्टाइल कन्वेंशन में जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, वो कंट्रीज के लोग को एक कॉमन सर्टिफिकेट मिलता है जो उन सारी कंट्रीज में वैलिड माना जाता है। बट ऐसी कोई कंट्री जो होग ऑपस्टाइल कन्वेंशन का पार्ट नहीं है, जैसे कि सीरिया, तो उस पर्टिकुलर शख्स को अगर आप सब्सक्राइबर बनाते हैं, वहां के शख्स को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन बाय डिप्लोमेटिक और कंसुलर ऑफिसर से उसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। सो दैट इज द वे ऑफ सिग्नेचर एंड वे ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर द सब्सक्राइबर्स। अब बात आती है पहला डिक्लेरेशन की। ये डिक्लेरेशन में हम रजिस्ट्रार को ये कंफर्म कर रहे हैं, ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि कंपनी बनाने के लिए जो भी कंडीशंस हैं, जो भी रूल्स हैं, वो सारे हमने कंप्लाई किए हैं। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स। ये डिक्लेरेशन एक इनसाइडर साइन करेगा और एक आउटसाइडर। इनसाइडर में आते हैं आपके डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एंड आउटसाइडर में कोई प्रैक्टिशनर सीए या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएमए या एडवोकेट, जिनको हमने अपॉइंट किया हो कंपनी बनाने के लिए, तो उनमें से किसी एक की साइन, 1+1। दूसरा डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स देंगे। यहाँ पे ये लोग ये बताएंगे कि हमने आज तक कोई फ्रॉड, कोई ऑफेंस नहीं किया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड करेक्ट है। दे आर नॉट कन्विक्टेड इन एनी ऑफेंस, they are not guilty of fraud or breach of duty during last 5 years, and all the related documents contain correct and complete information to the best of their knowledge. इसके अलावा हमें देना पड़ेगा एक एड्रेस, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस अंटिल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर में उनका नाम, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, आईडी प्रूफ। डायरेक्टर के केस में हमें उससे डीआईएन भी लेना पड़ेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि ये मैंडेटरी है इंडिया में। इफ यू आर बिकमिंग ए डायरेक्टर इन कंपनी, यू मस्ट हैव अ डीआईएन। और अगर वो डायरेक्टर किसी और कंपनी या फर्म में किसी भी तरह से इंटरेस्टेड है, तो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट की डिटेल्स। फिर हमें मिलता है रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट आफ्टर सबमिटिंग ऑल द अबव इंफॉर्मेशन, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रार इन फॉर्म INC 11, एंड हमें मिलेगा हमारा CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिसमें 21 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं इस नंबर में। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें कंपनी के डिसॉल्यूशन तक संभाल के रखने हैं। और इनकॉर्पोरेशन के लिए अभी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज नोन एज स्पाइस, दैट इज सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, that is process of filing of forms through electronic mode, and INC 32 form for incorporation, a platform that allow us to create company electronically. ये तो हो गया हमारा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। अब बात करेंगे हम व्हाट इफ हमें इनकॉर्पोरेशन के वक्त, हमें मतलब रजिस्ट्रार को इनकॉर्पोरेशन के वक्त गलत इंफॉर्मेशन सबमिट की गई हो, चाहे सब्सक्राइबर की हो, चाहे डायरेक्टर की हो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन गलत की गई हो। अगर ये इंफॉर्मेशन गलत है और रजिस्ट्रार को ये चीज सर्टिफिकेट देने से पहले ही पता चल गई कि यार ये जो कंपनी बना रहे हैं इसमें गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इफ कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, तो फिर पनिशमेंट किसको, सिर्फ उस शख्स को जिसने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। पनिशमेंट टू द पर्सन हु सबमिटेड फॉल्स इंफॉर्मेशन। बट मान लेते हैं ये गलती रजिस्ट्रार को सर्टिफिकेट देने के बाद पता चली, ये गलती का पता तब चला जब सर्टिफिकेट ऑलरेडी इशू हो चुका था, कंपनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, तो उसके बाद कौन लायबल होंगे, प्रमोटर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स और हर वो शख्स जिसने डिक्लेरेशन दिया हो। और लायबल होंगे सेक्शन 447 में, जो आपका फ्रॉड का सेक्शन है, जहां पे भी फ्रॉड आए देन लायबिलिटी इज अंडर सेक्शन 447। ओके।
कंपनी शुरू नहीं हुई तो सजा किसको? जिसने गलती की। कंपनी शुरू हो चुकी है तो फिर सजा किसको? प्रमोटर को, फर्स्ट डायरेक्टर को, वो शख्स जिसने डिक्लेरेशन दिया हो, सबको सजा है। अब आते हैं दोस्तों ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल मतलब कंपनी बन गई है और उसके बाद किसी ने ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया कि ये कंपनी तो गलत इंफॉर्मेशन सबमिट करके बनी है, और ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ यार इसका कहना तो सही है। तो ट्रिब्यूनल कौन से ऑर्डर पास करेगा? तो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि इस कंपनी को कैसे रेगुलेट करना है, वो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, कंपनी उस हिसाब से रेगुलेट होगी। या फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है सारे मेंबर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर दो। या फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी का नेम रजिस्टर ऑफ कंपनी से स्ट्राइक ऑफ कर दो, हटा दो। या फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है वाइंडिंग अप का। वाइंडिंग अप मतलब खत्म कर दो। ओके, बट ये ऑर्डर देने से पहले ट्रिब्यूनल कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा। एंड कंसिडरिंग एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी ने ऑलरेडी कोई लायबिलिटीज इनकर की हो, कोई ऑब्लिगेशंस इनकर किए हो, all such things will be considered by tribunal before giving this order. Now, incorporation of a one-person company. वन पर्सन कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है और एक नॉमिनी होता है, जस्ट इन केस उस मेंबर को कुछ हो जाए तो उस कंपनी को संभालने के लिए हम एक नॉमिनी का डिटेल्स मेंशन करते हैं इन द मेमोरेंडम। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि मेंबर और नॉमिनीज की एलिजिबिलिटी क्या है, अगर ये कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है तो किस में कन्वर्ट हो सकती है, क्या इस कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है। सो लेट अस चेक आउट वन पर्सन कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस। तो प्रोसेस में तो हमें यही करना है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं कंपनी के वो सबमिट करने हैं रजिस्ट्रार को, और नॉमिनी जिसे हम बनाएंगे उसकी रिटन कंसेंट हम लेंगे और वो भी रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे। सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड कंसेंट ऑफ नॉमिनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सो यहाँ पे हम नॉमिनी की रिटन कंसेंट लेंगे। नॉमिनी जो है उसकी डिटेल्स कहाँ लिखी होगी? तो वन पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम में नॉमिनी की डिटेल होगी। नेम ऑफ नॉमिनी इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनी इन फॉर्म INC 3। नॉमिनी जब चाहे अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। नॉमिनी टू हैव राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, और जब भी नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ करेगा तो हमें एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा इन 15 डेज। सो इन 15 डेज सोल मेंबर अपॉइंट न्यू नॉमिनी। मेंबर जो है जब चाहे तब नॉमिनी को चेंज कर सकता है, मेंबर कैन चेंज नॉमिनी। चेंज इन नेम ऑफ नॉमिनी मतलब नॉमिनी छोड़ के नया नॉमिनी हम अपॉइंट कर रहे हैं या नॉमिनी को हम हटा रहे हैं, किसी और बंदे को ला रहे हैं, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम। तो उसके लिए हमें मेमोरेंडम के ऑल्ट्रेशन के प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली नेम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी फॉर मेंबर एंड नॉमिनी ऑफ OPC, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन मेंबर या नॉमिनी बन सकता है। तो एक नेचुरल पर्सन अदर देन ए माइनर, मतलब मेजर होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। कोई कंपनी OPC शुरू नहीं कर सकती, इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन। सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। रेसिडेंट और अदरवाइज, मतलब ये कंडीशन अब हट चुकी है। रेसिडेंट आप हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, नेचुरल पर्सन हो, मेजर हो, तो आप नॉमिनी भी बन सकते हो, मेंबर भी बन सकते हो। रेस्ट्रिक्शन, एक पर्सन एक ही OPC का मेंबर हो सकता है। अ पर्सन के नॉट बी मेंबर और नॉमिनी इन मोर देन वन OPC। एक शख्स एक ही OPC में नॉमिनी हो सकता है, बट हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि आप एक OPC में मेंबर हो और दूसरे में नॉमिनी हो तो चलेगा। अगर आप वहां पे नॉमिनी वाली OPC में भी मेंबर बन जाते हो तो फिर आपको 180 डेज में वो OPC सेलेक्ट करनी है जिसमें आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं। OPC कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी टाइप ऑफ कंपनी एक्सेप्ट सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अलावा आप किसी भी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो OPC को। OPC के नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज। नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज जैसे NBFCs करती है, लेन देन का काम पैसों का, उस पर्पस के लिए आप OPC नहीं बना सकते हो। ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन अदर एंटिटीज। सो दोज आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन OPC। देयर आर सम रिलैक्सेशंस आल्सो। OPC को कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। OPC का जो एनुअल रिटर्न है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कोई एक डायरेक्टर साइन करेगा तो भी चल जाएगा।
एजीएम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एजीएम मतलब मीटिंग ऑफ मेंबर्स, और यहाँ पे मेंबर ही एक है तो मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। बोर्ड मीटिंग भी सिर्फ 2 होगी तो चलेगा, नॉर्मल कंपनीज को मिनिमम 4 मीटिंग्स करनी पड़ती है। Filing of financial statements with registrar can be done in 180 days from the close of financial year and बाकी कंपनीज के लिए लिमिट है 30 डेज फ्रॉम एजीएम, बट यहाँ पे टाइम लिमिट है 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर. So those are the relaxations available to OPC. Now Section 8 company. Section 8 नाम तो सुना होगा, company which is not for profit purpose, which is for charitable purpose, जिसका main object क्या होता है, promoting commerce, science, art, education, religion, sports, charity, protection of environment, etc. etc. ये कंपनीज के ऊपर कुछ कंडीशंस लगती है, इनको लाइसेंस लेना होगा, बट लाइसेंस से पहले इन्हें ये चीज की गारंटी देनी होगी कि ये अपना प्रॉफिट्स सिर्फ और सिर्फ जिस पर्पस के लिए ये कंपनी बनी है उसी में यूज करेंगे. जैसे एजुकेशन के लिए बनी है तो एजुकेशन में यूज करेंगे, स्पोर्ट्स के लिए बनी है तो स्पोर्ट्स में यूज करेंगे, रिलीजन के लिए बनी है तो रिलीजन में यूज करेंगे, और कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी चैरिटी आ जाए, डोनेशंस आ जाए, बट डिविडेंड कभी भी नहीं मिलेगा मेंबर्स को. इन कंपनीज को लाइसेंस लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में लाइसेंस देने की पावर किसे दे रखी है, रजिस्ट्रार को. पावर्स डेलीगेटेड टू रजिस्ट्रार फॉर इशू ऑफ लाइसेंस, और लाइसेंस रिवोक मतलब छीनने की पावर किसके पास है, रीजनल डायरेक्टर के पास. तो ध्यान रखना ये बात, पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की टू इशू लाइसेंस एंड टू रिवोक लाइसेंस. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है इशूइंग एंड रिवोकेशन, बट इशू करने की पावर डेलीगेट हो चुकी है आरओसी को, और रिवोकेशन की पावर डेलीगेट हो चुकी है रीजनल डायरेक्टर के पास. अब ये कंपनी को क्या क्या चीजें सबमिट करनी पड़ेगी, तो इन्हें मेमोरेंडम प्रोवाइड करना है इन फॉर्म INC 13 और आर्टिकल्स इन फॉर्म INC 31. ओके. इसके अलावा आने वाले 3 सालों में एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंस क्या होगा, एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट 3 years. इसके अलावा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मल कंपनीज में देते हैं कि हमने सारे कंप्लायंसेस किए हैं. Declaration by an advocate or a chartered accountant or cost accountant or company secretary in practice in Form INC 14 and persons making application in Form INC 15. मतलब एक पर्सन मेंबर होगा जो डिक्लेरेशन पे साइन करेगा, और दूसरा पर्सन इनमें से कोई होगा प्रोफेशनल पर्सन जिसकी साइन उस डिक्लेरेशन पे होगी कि कंपनी बनाने के लिए सारे कंप्लायंसेस हमने किए हैं. नाउ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस. रिवोक मतलब लाइसेंस छीन लेना, जो लाइसेंस देगा वही छीनेगा, मतलब पावर इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर दे दी है रीजनल डायरेक्टर को. लाइसेंस छीनने से पहले क्या चीज जरूरी है, कंपनी को आप नोटिस दो, रिटर्न नोटिस, और एक मौका दो. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन टू द कंपनी, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड टू द कंपनी, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस का तरीका है. आप डायरेक्टली ऐसा लाइसेंस नहीं रिवोक कर सकते. कब आप ऐसा करेंगे, कब रिवोकेशन होगा, अगर कंपनी कॉन्ट्रावेन एनी रिक्वायरमेंट और कंडीशन, किसी भी कंडीशन को तोड़ रही है, कॉन्ट्रावेन कर रही है इस एक्ट को, तो लाइसेंस छीना जा सकता है. फ्रॉडुलेंट कुछ हो रहा है कंपनी में, अफेयर्स आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, और प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट मतलब आम जनता के खिलाफ कुछ कर रहे हो, और वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी, जिस पर्पस के लिए बने हो उसी ऑब्जेक्ट को वायलेट कर रहे हो, तो आपका ये लाइसेंस छीना जा सकता है. छीनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और ऑर्डर्स दे सकती है, जैसे कंपनी को वाउंड अप कर दो मतलब बंद कर दो, या फिर अमालगमेशन किसी और कंपनी के साथ मर्जर कर दो. और मैंने आपको सिखाया था मर्जर मतलब शादी, 2 कंपनीज का मर्जर, अमालगमेशन. ये यहाँ पे सेक्शन 8 में कंडीशन है कि मर्जर हैपन्स इन द सेम कास्ट, मतलब सेक्शन 8 का मर्जर या अमालगमेशन सेक्शन 8 के साथ ही होगा, और वो भी ऐसी सेक्शन 8 जो सेम ऑब्जेक्ट के लिए काम करती हो. So amalgamation with another company under Section 8 having similar objects. अगर कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंडिंग अप में क्या करते हैं, हम असेट्स को बेचते हैं, लायबिलिटीज को पे करते हैं. तो मान लेते हैं हमारे पास एक्सेस असेट्स मतलब असेट्स बच जाते हैं, तो एक्सेस असेट्स में बी ट्रांसफर टू अनदर सेक्शन 8 विद सिमिलर ऑब्जेक्ट, या फिर उन एक्सेस असेट्स को बेच दिया जाता है और जो भी पैसा आएगा वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में जाएगा. Or the excess assets may be sold and proceeds thereof are credited to insolvency and bankruptcy fund.
सो होप यू अंडरस्टूड द रिवोकेशन पॉइंट वेल। आपको सवाल कैसा हो सकता है, जैसे 5-6 मेंबर हैं जो सेक्शन 8 बना रहे हैं, 10 साल तक चलाएंगे, फिर उन्होंने तय किया है कि 10 साल के बाद जो भी एसेट्स होंगे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये एसेट्स मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते हैं। जब कंपनी डिसॉल्व होगी, एक्सेस एसेट्स या तो किसी और सेक्शन 8 को ट्रांसफर होंगे विद सिमिलर ऑब्जेक्ट, या फिर ये जाएंगे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में। रिलैक्सेशंस, सेक्शन 8 को कुछ रिलैक्सेशंस हैं। नॉर्मल कंपनीज को अगर मीटिंग करनी है तो इन्हें 21 डेज पहले नोटिस देना होगा मेंबर्स को, बट सेक्शन 8 कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग अ क्लियर 14 डेज नोटिस। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सब सेक्शन 8 को अप्लाई नहीं करते हैं। सेक्शन 8 को कमिटीज भी नहीं बनानी पड़ेगी, जैसे कि नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है, उनका रेमुनरेशन तय करती है। शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी शेयर होल्डर्स के ग्रीवांसेस को रिजॉल्व करती है। बट ये सब सेक्शन 8 को बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाते हैं वॉलेंटरी तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ, कन्वर्जन अंडर सेक्शन 8 इनटू अनदर टाइप ऑफ कंपनी। कोई भी कंपनी जो सेक्शन 8 है किसी और कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो सबसे पहले पास करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन, साथ साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि इस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ताकि मेंबर्स जो वोट करने वाले हैं उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस समझ आए। फिर आपको अप्लाई करना होगा रीजनल डायरेक्टर को इन्फॉर्म ILC 18 फॉर कन्वर्जन। नॉट जस्ट दिस, आपको इनकम टैक्स ऑफिसर, चैरिटी कमिश्नर, इनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सेक्शन 8 थे तब तक आप टैक्स नहीं भर रहे थे। अब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। So serving of notice to Chief Commissioner of Income Tax Officer, Charity Commissioner, Chief Secretary of State, Organization और Department of Central Government और State Government, इन सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा फॉर कन्वर्शन। A copy of application with annexure to registrar, मतलब आप जो एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर को फाइल कर रहे हो उसकी एक कॉपी सारे एनेक्शर्स और अटैचमेंट के साथ रजिस्ट्रार के पास भी फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा पब्लिश करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, और जब जब न्यूज़पेपर आएगा वहां वहां इंग्लिश एंड वर्नाक्यूलर, इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाक्यूलर मतलब लोकल न्यूज़पेपर, लोकल लैंग्वेज वाला। एज वेल एज अगर कंपनी की वेबसाइट है तो उस पर भी बताना पड़ेगा अबाउट कन्वर्जन। जो कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है उसका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न अप टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो कन्वर्जन का ऑर्डर देगा रीजनल डायरेक्टर। अगर ये कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना चाहती है तो इन्हें रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेनी होगी। अगर ये कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना चाहती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC की परमिशन लेनी होगी। ये दोनों पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर चेंज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को क्या कर रखा है, डेलीगेट कर रखा है, पास ऑन कर रखा है रीजनल डायरेक्टर और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बीच। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटिंग टू सेक्शन 8 कंपनी। अब बात करते हैं जब कंपनी बन जाती है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन वंस अ सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड। कंपनी विल हैव परपेचुअल सक्सेशन, मतलब गोइंग कंसर्न, फिर मेंबर्स की डेथ, मेंबर्स का आना जाना कंपनी की एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। फिर कंपनी अपने नाम पे असेट्स अक्वायर कर पाएगी, बेच पाएगी। पावर टू अक्वायर, पावर टू होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टीज, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू स्यू एंड बी स्यूड, कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी अपने नेम पे, स्यू कर पाएगी, कोई और कंपनी को स्यू करना चाहे तो कर सकता है। दोज आर ऑल इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो दैट इज सेक्शन नंबर 9 फॉर यू। So friends, after discussing Section 8, one-person company incorporation process, let us discuss Memorandum of Association of Company. Memorandum of Association जिसे हम चार्टर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं कंपनी का, अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाहर वालों के लिए, जिन्हें ये जानना हो कि कंपनी क्या पर्पस के लिए बनी है, क्या इसका मेन ऑब्जेक्ट है, क्या इसके एंसिलरी ऑब्जेक्ट है। सो इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद
outsiders. Now memorandum of association पे लगता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस. डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है हर वो शख्स जो कंपनी के साथ काम करने आ रहा है उसे कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट क्योंकि आप उसे रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हैं. एंड वंस यू फाइल अ डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो पर्सन इज डीम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ प्रोविजंस कंटेन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम के कंटेंट क्या क्या है, मेमोरेंडम में लिखा क्या क्या जाता है. नेम क्लॉज जहां पे कंपनी का नाम होगा. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में है वो लिखा होगा. ऑब्जेक्ट क्लॉज मेन पर्पस द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी. लायबिलिटी क्लॉज मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होने वाली है, अनलिमिटेड होने वाली है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है. कैपिटल क्लॉज जहां पे ऑथराइज मतलब मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी लिखी होगी, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होंगे, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर. सब्सक्रिप्शन क्लॉज जहां पे सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स होंगी. नॉमिनी क्लॉज अगर 1% कंपनी है तो नॉमिनी क्लॉज होगा जहां पे नॉमिनी की डिटेल, नॉमिनी का नाम होगा. सो दोज आर द क्लॉजेस फाउंड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब हम पढ़ेंगे एक एक क्लॉज के बारे में इन डिटेल. नेम क्लॉज. नेम क्लॉज में मेन चीज है कि कंपनी का नाम किसी और कंपनी से मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए. इट शेल नॉट बी आइडेंटिकल और रिजेंबल्स विद एनी अदर कंपनी और द नेम शेल नॉट बी अनडिजायरेबल. आइडेंटिकल और रिजेंबल का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है रिलायंस और आप कंपनी बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम कुछ ऐसा है. सो इसे हम आइडेंटिकल नाम बोलते हैं, रिजेंबल करता हुआ नाम बोलते हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है. सो दैट इज नेम एज आइडेंटिकल नेम. जैसे एक कंपनी है टाटा एंड यू आर मेकिंग अ कंपनी लाइक दिस, तो भी हम बोलेंगे आपने आइडेंटिकल नेम यूज किया है. सो अगर ये नाम आइडेंटिकल है, रिजेंबल करता हुआ है तो गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे सकती है नाम चेंज करने का. अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए. अनडिजायरेबल का मतलब ऐसा कोई नाम जो आपका कनेक्शन गवर्नमेंट से दिखाता हो, जैसे प्रधानमंत्री, फिर गवर्नमेंट के किसी योजना से रिलेटेड नाम भी आप नहीं रख सकते हैं. नेम आपको करवाना होता है रिजर्व. रिजर्व यूनिक नेम फैसिलिटी रेक्टिफिकेशंस आर अलाउड विद इन 15 डेज इन फॉर्म INC1. आप INC1 में रिजर्व करवाएंगे और अगर आप डिटेल्स में कुछ रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो 15 डेज में यू कैन डू द रेक्टिफिकेशन. ना पीरियड ऑफ रिजर्वेशन. अगर कोई न्यू कंपनी नेम के लिए अप्लाई करती है तो वो नेम 20 दिन के लिए रिजर्व होता है. अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नेम चेंज करी है तो एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए रिजर्वेशन 60 डेज के लिए होता है. न्यू कंपनी चाहे तो रिजर्वेशन को एक्सटेंड करवा सकती है 40 डेज का बाय पेइंग एडिशनल फीस ऑफ 3000 रुपीज. रिजर्व्ड नेम अप्लाइड विथ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन. अगर रिजर्व नेम जो है आप कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके रिजर्व करवा रहे हो, जैसे आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि ये नेम का ट्रेडमार्क तो हमारे पास ही है, कॉपीराइट हमारे पास ही, और बाद में पता चला कि अरे इसका कॉपीराइट तो किसी और के पास है. उस सिचुएशन में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई हो, पेनल्टी ऑफ लेस देन 1 लाख ऑन द पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन. जो पर्सन अप्लाई कर रहा है इस तरह से नेम रिजर्व करने का, उस पे 1 लाख तक की पेनल्टी लगेगी. और इफ कंपनी इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार आपको ऑर्डर देगा नेम चेंज करने का, या फिर आपका नेम स्ट्राइक ऑफ कर देगा रजिस्टर से, या फिर रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा कि आप इस कंपनी को वाइंडिंग अप ऑर्डर दे दो. ध्यान रखना वाइंडिंग अप का ऑर्डर रजिस्ट्रार नहीं दे सकता खुद, इसलिए यहाँ पे लिखा है मेकिंग ए पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप. मतलब रजिस्ट्रार अपील करेगा ट्रिब्यूनल को टू गिव अ वाइंडिंग अप ऑर्डर टू द कंपनी. सो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से करा रहे हो नाम रिजर्व और कंपनी नहीं बनी है तो आपके ऊपर 1 लाख तक की पेनल्टी, और वो नेम तो रिजर्व नहीं होगा फॉर श्योर. कंपनी बन चुकी है तो फिर आपको ऑर्डर दिया जाएगा फॉर चेंजिंग ऑफ नेम, या फिर स्ट्राइकिंग ऑफ नेम का भी ऑर्डर दे सकता है रजिस्ट्रार, या फिर ट्रिब्यूनल को ऑर्डर दे सकता है, ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है ताकि कंपनी को ऑर्डर मिल जाए वाइंडिंग अप का. ठीक है. तो दोज आर द पावर ऑफ रजिस्ट्रार रिगार्डिंग नेम ऑफ कंपनी. अब आगे चलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी. सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई अप्लाई करे कि इस कंपनी का नेम हमारे से मिलता जुलता है,
कौन अप्लाई करे, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी या फिर ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कंपनी को टू चेंज द नेम if it is of opinion that name is identical with or too nearly resemble, सेम है, बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहा है to the name of existing company, then may direct the company to change its name within a period of 3 months। 3 months में नेम चेंज करना पड़ेगा कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में सिंपल मेजॉरिटी जहां पे वोट्स इन फेवर shall be more than votes against। नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार, जैसे ही कंपनी नाम चेंज करेगी रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा, नेम चेंज कर दिया है हमने, अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों चेंज किया है तो ऑर्डर भी बताना पड़ेगा। विद इन 15 days फ्रॉम चेंज, सो गवर्नमेंट ऑर्डर देती है 3 months में चेंज करने का। आप नेम चेंज करते हो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, उसके बारे में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है 15 days में, नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कंपनी का नाम किसी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है जो ट्रेडमार्क किसी और ने रजिस्टर करवा रखा हो, तो वो बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है, बट उस बंदे के लिए टाइम लिमिट है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी बनती है वहां से 3 years में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है। सो प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मे अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन इफ नेम ऑफ कंपनी रिजेंबल्स विद इट्स नेम। अगर 3 साल खत्म हो गए तो उसके बाद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट रिक्वेस्टिंग द कंपनी टू चेंज नेम। या तो कंपनी को आप रिक्वेस्ट करो, नहीं तो फिर जो है वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 3 साल के बाद ट्रेडमार्क ओनर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं कर पाएगा। लेबलिंग ऑफ नेम, मतलब नेम का लेबल लगाना पड़ेगा कंपनी को कहाँ कहाँ। आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस, हर ऑफिस के बाहर। ऑन इट सील, कॉमन सील पे नेम लिखना पड़ेगा। इन ऑल इट्स बिजनेस लेटर्स, बिल हेड्स, लेटर पेपर्स, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हर जगह नेम की लेबलिंग करनी होगी। होप यू अंडरस्टूड द नेम क्लॉज। लेट अस मूव टू द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जो है वहां पे हम सिर्फ स्टेट का नाम लिखते हैं, और ये रजिस्टर्ड ऑफिस हमें 30 days में बना देना है, इनकॉर्पोरेशन से 30 days में, और उसका वेरिफिकेशन भी करा देना है इन फॉर्म INC 22। वी शेल अप्लाई टू द रजिस्ट्रार फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। इस क्लोज में क्या इंपॉर्टेंट है? इस क्लॉज में इंपॉर्टेंट है अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं। पहला चेंज होता है विद इन अ सिटी, एक ही शहर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास होगा और रजिस्ट्रार को इंटीमेशन देना होगा अबाउट चेंज। नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 days, सो रजिस्ट्रार को नोटिस देना हो। दूसरा चेंज होता है एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो बट एक ही स्टेट में हो आप, विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, लाइक यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू वडोदरा। बोथ द सिटीज आर इन गुजरात, दोनों शहर गुजरात के ही हैं, बट आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास करना होगा, और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म तो करना ही है हर सिचुएशन में इन 30 days। तीसरा चेंज, आप एक ही स्टेट में हो बट आप एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं। जैसे अगर आप मुंबई से पुणे जाते हैं तो दोनों के रजिस्ट्रार अलग अलग हैं। स्टेट आपका सेम है महाराष्ट्र, शहर बदल रहा है, रजिस्ट्रार भी बदल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपके ऑब्लिगेशंस थोड़े एक्स्ट्रा हो जाएंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब मेंबर्स की अप्रूवल। फिर आपको रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करना होगा। रीजनल डायरेक्टर ऑर्डर पास करेगा 30 days में, मतलब 30 days में ऑर्डर शेल बी गिवन बाय रीजनल डायरेक्टर। जैसे ही रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर आता है वैसे ही आप दोनों रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दोगे इन 60 days, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन 60 days। दोनों को मतलब पुराने और नए रजिस्ट्रार को। Registrar of companies certify the registration in 30 days, which is conclusive evidence. So आपने रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई किया, वो 30 days में अप्रूव करेंगे। फिर आप दोनों ROC को इन्फॉर्म करेंगे इन नेक्स्ट 60 days। फिर आपका जो न्यू ROC होगा वो आपके चेंज को सर्टिफाई करेगा इन नेक्स्ट 30 days। So that is the process if you are going from one registrar to another registrar in same state। ये 3 सिचुएशन में तुम्हारा मेमोरेंडम चेंज नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि मेमोरेंडम में हम सिर्फ स्टेट का नाम लिखते हैं, दैट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज इन द स्टेट ऑफ डैश डैश डैश। तो जब तक आपका स्टेट चेंज नहीं होता तब तक आपका मेमोरेंडम चेंज नहीं होता। अब हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन जहां पे हम स्टेट चेंज करने वाले हैं। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर चेंज इन सिचुएशन क्लॉज, स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर रीजनल डायरेक्टर को दे रखी है। यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने का, क्रेडिटर्स की लिस्ट लेकर जाइए along with the list of creditor। मतलब सारे क्रेडिटर्स या तो कंसेंट दे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो आपके शिफ्ट होने को लेकर। आप या तो उन क्रेडिटर्स के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करो या फिर उनको पे करने के लिए प्रॉपर फंड्स अरेंज करो। यू विल बी अप्लाइंग इन फॉर्म INC 23 not more than 30 days prior to the application advertisement in newspaper। गवर्नमेंट को अप्लाई करने से पहले न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करना होगा कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आएगी 60 डेज में। जैसे ही अप्रूवल आएगी आप रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेंगे इन नेक्स्ट 30 डेज। फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ ईच स्टेट इन 30 डेज इन फॉर्म INC 28। और यहाँ पे आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा क्योंकि आपका अब स्टेट चेंज हो चुका है। आप मेमोरेंडम में भी चेंज करेंगे और उसके बाद आपके मेमोरेंडम की न्यू जो चेंज कॉपीज होगी वही सर्कुलेट होनी चाहिए। ठीक बात है। सो ये है आपका सिचुएशन क्लॉज। बात होती है आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज की। ऑब्जेक्ट में लिखा होता है कि ये कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है। कंटेन्स मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी बियॉन्ड विच इट कैनॉट। अगर कंपनी उस पर्पस के अलावा कोई भी काम करती है ना तो उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। मतलब ये काम आपके पावर्स में नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वो ट्रांजेक्शन्स नल वॉइड अनएनफोर्सिएबल होंगे। एनीथिंग डन बियॉन्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज विल बी अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड। केस लॉ वाज एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। इस केस में हुआ ऐसा था, एशबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था कि ये कंपनी रेलवे वैगन्स बनाएगी, ट्रेन के डब्बे जो होते हैं वो। इसके अलावा ये कंपनी माइनिंग का काम करेगी, मिनरल्स की ट्रेडिंग करेगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी करेगी। ओके, ये थे 4 ऑब्जेक्ट्स जो इस कंपनी के मेमोरेंडम में लिखे थे। अब इस कंपनी ने रिची के साथ जो ट्रांजेक्शन किया था वो था फाइनेंसिंग अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। रेलवे लाइन बनाने को फाइनेंस करने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था रिची के साथ। फिर कंपनी ने ही मना कर दिया कि हम तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अल्ट्रा वायरस है। तो रिची वांटेड टू क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है और डैमेजेस मिलने चाहिए। कंपनी ने बोला ये अल्ट्रा वायरस है, तो रिची का कहना था कि भाई जनरल कॉन्ट्रैक्ट में तो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, तो ये अल्ट्रा वायरस नहीं है। यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन आया कि भले ही जनरल लिखा हो बट हम उसको इस हिसाब से पढ़ेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल। मतलब जनरल में भी कौन से कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले। अगर यहाँ पे हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट का इस तरह से लिबरल इंटरप्रिटेशन करने को दे दिया, इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि कोई भी कंपनी जनरल वर्ड्स डाल के जो चाहे वो काम कर पाएगी। तो यहाँ पे रिची के फेवर में डिसीजन नहीं आया और ये जो रेलवे लाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था उसे नल वॉइड अनएनफोर्सिएबल माना गया, अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट माना गया। नाउ इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एनी मेंबर ऑफ कंपनी कैन गेट एन इंजंक्शन। मतलब अगर कोई कंपनी अल्ट्रा वायरस एक्ट करिए, अपने पावर के बाहर कोई ट्रांजेक्शन करिए, तो मेंबर्स कोर्ट में जाकर इंजंक्शन ऑर्डर ला सकते हैं जहां पे कोर्ट स्टॉप करता है, स्टॉप करने का ऑर्डर देता है कि ये काम कंपनी नहीं कर सकती। नाइदर पार्टी कैन एनफोर्स और स्यू। अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी पार्टी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स नहीं कर सकती है और ये कॉन्ट्रैक्ट्स सारे मेंबर्स की परमिशन हो तो भी रेटिफाई नहीं हो सकते हैं। कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय एसेंट और कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। सब लोग राजी तो भी लॉ इज नॉट राजी, आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर पाएंगे। नाउ चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज व्हेन मनी इज रेज्ड थ्रू पोस्टल बैलेट, थ्रू प्रोस्पेक्टस सॉरी। जब आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू पैसा रेज कर रहे हो, मतलब जब आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो, पैसा ला रहे हो,
जनरली जब आप शेयर्स इशू करते हो और पैसा लाते हो तो प्रोस्पेक्टस देना होता है, और उस प्रोस्पेक्टस में पर्पस बताना होता है कि तुम किस पर्पस के लिए पैसा रेज कर रहे हो। अगर आप उस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए पैसा यूज करना चाहते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा मेंबर से, क्योंकि उनका पैसा है जो उन्होंने किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए दिया था। सो अ स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट, मतलब पोस्टल बैलेट का मतलब घर बैठे बैठे हम उनको रेजोल्यूशन भेजेंगे और वो लोग हमें वोट भेजेंगे कि वो इस डिसीजन से खुश है या नहीं है। साथ साथ आपको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना पड़ेगा जब आप ऑब्जेक्ट चेंज करते हो, इंग्लिश एंड वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, एंड कंपनी के वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा कि हमने प्रोस्पेक्टस से 100 करोड़ रेज किया, जिसमें से 20 हम उस पर्पस में लगा चुके हैं, 80 हम किसी और पर्पस में लगाना चाहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर, वेबसाइट, सब जगह बतानी होगी। जो शेयर होल्डर खुश नहीं है, डिसेंटिंग है, इस डिसीजन से खफा है, उन्हें आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट मतलब उनका पैसा आप लौटाएंगे। And registrar of company shall certify registration within a period of 30 days from date of filing of special resolution. रजिस्ट्रार आपको ये काम करने की परमिशन देगा कितने दिन में, जैसे ही आप रेजोल्यूशन फाइल करते हैं उसके 30 डेज में। तो दैट इज चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये सिमिलर टॉपिक आपका चैप्टर 3 में भी है, सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट प्रॉपरली। प्रोस्पेक्टस से पैसा रेज होता है और वो पर्पस चेंज करना है तो हो सकता है, बट स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट एंड वेबसाइट पे पब्लिश करो। डिसेंटिंग होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने का और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने का ही विल बी सर्टिफाइंग विद इन 30 डेज ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। नाउ वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट का केस था यहाँ पे। इंडोर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आउटसाइडर को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स का पता नहीं हो सकता। सो आउटसाइडर हमेशा ये प्रिज्यूम करेगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर रही है उससे रिलेटेड जितने भी इंटरनल फॉर्मेलिटीज है वो सारी की सारी ठीक से हुई है, उसके बाद ही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करी है। बिकॉज वॉट हैपन्स इंटरनली इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज, सो आउटसाइडर कैन प्रिज्यूम दैट इंटरनल फॉर्मेलिटीज हैव बीन डन प्रॉपरली, हैव बीन डन थॉरली, के बाद ही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करी है। सो इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में बोलेगा? फेवर ऑफ आउटसाइडर, इट वर्क्स इन द फेवर ऑफ आउटसाइडर। हावेवर कुछ ऐसे सिचुएशंस रहेंगे जहां पे इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करेगा, जैसे कि नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर तुम्हें पता है कि इंटरनली कुछ गलत है, फिर भी तुम ट्रांजेक्शन करते हो और फिर बोलते हो मैं तो आउटसाइडर हूँ, आई डू नॉट हैव नॉलेज, तो वहां पे इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं होगा। नेग्लिजेंस, अब नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसका स्टूडेंट आकर उस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो तुम कर लोगे? में डाउट तो होना चाहिए ना कि यार स्टूडेंट के पास इतनी अथॉरिटी कैसे आएगी। अगर आप डाउट नहीं करते हैं तो हम बोलेंगे आपने ये ट्रांजेक्शन नेग्लिजेंटली किया है, हम आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं देंगे। फोर्जरी, जहां पे किसी के जाली सिग्नेचर करके ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, भाई यहाँ पे कंपनी की गलती नहीं है, जिसने सिग्नेचर जाली किए हैं उसकी गलती है। तो आप खुद से अपने डैमेजेस क्लेम कीजिए, आप कंपनी को एनफोर्स नहीं कर सकते उस ट्रांजेक्शन के लिए। और फोर्ज ट्रांजेक्शन तो हमेशा नल एंड वॉइड होते हैं। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एन एजेंसी। मान लो तुम किसी शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और वो बोल रहा है मैं रिलायंस का डायरेक्टर हूँ, तुम्हें थोड़ा तो पता करना चाहिए कि यार भाई ये रिलायंस का डायरेक्टर है कि नहीं है। आप उसको बिलीव करके ट्रांजेक्शन कर लोगे और फिर रिलायंस को बोल दोगे मैं तो आउटसाइडर हूँ, मुझे कैसे पता होगा? नो। इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी कि वो बंदा एजेंट है भी कि नहीं है, तो वहां पे हम इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट आपको नहीं देंगे। अल्ट्रा वायरस एक्ट, अगर तुम ऐसा कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो मेमोरेंडम में परमिटेड ही नहीं है, तो वहां पे इंडोर मैनेजमेंट नहीं, वहां पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस आएगा कि आपको मेमोरेंडम पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था। इफ यू आर नॉट स्टडिंग मेमोरेंडम और डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रेदर आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगेगा कि आपकी गलती है, आपको मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए था। सो दैट इज एक्सेप्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। फिर आता है आपका मेमोरेंडम का लायबिलिटी क्लॉज। बहुत सिंपल सी बात बताता है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। दिस क्लोज स्टेट्स द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स।
कैपिटल क्लॉज जहां पे आप ऑथराइज कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर बताएंगे. द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर्स. सब्सक्रिप्शन क्लॉज जहां पे आप सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स जैसे कि उनका नेम, के एड्रेसेस, उनका ऑक्यूपेशन, कितने शेयर्स उन्होंने लिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, सिग्नेचर और एक विटनेस की डिटेल, ये सब लिखा होता है आपके सब्सक्रिप्शन क्लॉज में. तो दोज आर द क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम. आई होप यू अंडरस्टूड देम वेल. चलें आगे. लेट अस टॉक समथिंग अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स ऑल्टरेशन. आर्टिकल करना है आपको चेंज तो पास कर लीजिए स्पेशल रेजोल्यूशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. मतलब कंपनी कैसे गवर्न होगी, किसके क्या राइट्स होंगे, ड्यूटीज होंगी. सो इट कंटेन्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस. बट आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट भी हो सकता है. मे हैव एंट्रेंचमेंट विच मेक्स प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्ट्रिक्ट. मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने आर्टिकल में लिखा था मिस्टर डी विल बी डायरेक्टर फॉर लाइफ टाइम. अब ऐसा कोई भी क्लॉज हमने लिखा है तो ये क्लॉज तो चेंज हो सकता है क्योंकि मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इस क्लॉज को चेंज कर सकते हैं. पर मैंने आगे क्या लिखा, ही कैन नॉट बी रिमूव विदाउट अ यूनानिमस अप्रूवल ऑफ बोर्ड. मतलब मैंने इस क्लॉज को प्रोटेक्ट कर दिया, थोड़ी एडिशनल कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा दी जिसके कारण अब ये क्लॉज चेंज नहीं हो पाएगा. So it makes the provision of articles stricter so they cannot be changed just by passing a special resolution. अब ये entrenchment का क्लॉज है. जैसे ये entrenchment मैंने ऐड किया है, कंडीशन ऐड की है. ये कंडीशन अगर मैं इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी बन रही है तभी लगा देती हूँ कंडीशन ऐसी, तो मुझे कोई एडिशनल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है. बट कंपनी बन चुकी है, 1-2 साल हो चुके हैं, मेरे को याद आ रहा है कि यार मेरे को एंट्रेंचमेंट ऐड करना है आर्टिकल में. तो अगर आप पब्लिक कंपनी हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. अगर आप प्राइवेट कंपनी हैं तो आपको सारे मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, तो जाकर आप एंट्रेंचमेंट ऐड कर पाओगे. सो इट इज बेटर टू इंसर्ट एंट्रेंचमेंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्योंकि वहां पे कोई एडिशनल फॉर्मेलिटी नहीं होती. जब आप बाद में ऐड करते हो तो आपको मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ती है. In case of a public company, special resolution. In case of a private company, resolution or approval of all the members is needed. अच्छा, जब भी आप एंट्रेंचमेंट ऐड करेंगे आपको रजिस्ट्रार को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि आपके आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है. यू हैव टू गिव अ नोटिस ऑफ द सेम टू रजिस्ट्रार वेन एवर यू एड एन एंट्रेंचमेंट. चेंज करना हो आर्टिकल्स को तो स्पेशल रेजोल्यूशन एंड फाइलिंग ऑफ चेंज विद रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज इन फॉर्म INC 21. सो ये है चेंज करने के लिए छोटा सा प्रोसेस. स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए और ऑल्टरेशन जो भी किया है उसकी डिटेल्स रजिस्ट्रार को दीजिए. अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक में या पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होती है तो मेनली इसके लिए आर्टिकल्स चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 बातें लिखी होनी चाहिए. RLP, restriction on transfer of shares, limitation on number of members to 200, and prohibition on invitation to public for issue of securities. ये 3 बातें लिखी हो आर्टिकल में तो आप प्राइवेट कंपनी हो, ये नहीं लिखी है तो आप पब्लिक कंपनी. तो सबसे पहले इसके लिए आपको आर्टिकल्स को चेंज करना है. जैसे अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन रही है तो आपको ये तीनों कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी. इसके अलावा सॉरी, आई आई सेड इट रॉन्ग. अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट बन रही है तो ये तीनों कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी. और अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो ये तीनों कंडीशन डिलीट करनी पड़ेगी. इसके अलावा एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स बट पावर इज डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर. RD को आप अप्लाई कीजिए. इसमें फॉर्म RD1 में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस बाय की मैनेजरल पर्सनल, ये सब फाइल कीजिए. फिर रीजनल डायरेक्टर आपको परमिशन देगा 60 डेज में. मतलब फॉर कन्वर्जन RD1 इज द फॉर्म, साथ में ये दोनों जाएंगे मेमोरेंडम आर्टिकल. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे तो कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको फाइल करना रहेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी,
डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस बाय एनी की मैनेजरल पर्सनल। की मैनेजर में आते हैं आपके मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर आपका सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, सीएफओ, ये सब होते हैं आपके की मैनेजरल पर्सनल, जिसको एक डिक्लेरेशन फाइल करना रहेगा कि भाई कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस है वो पूरे हुए हैं। तब जाकर रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल देगा इन ए टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज। ओके। जब भी आप मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन है उसके बाद आप नए आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को ही सर्कुलेट करें। अगर आपके चेंज करने के बाद भी आप पुराने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम्स की कॉपी ही दे रहे हो, पेनल्टी विल बी 1000 पर कॉपी। सो चेंजेस शेल बी नोटेड इन एवरी कॉपी। और फिर भी आप पुरानी कॉपी सर्कुलेट कर देते हैं तो 1000 पर कॉपी इज द पेनल्टी। नाउ कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। कन्वर्जन जब भी होता है तो आपके मेमोरेंडम आर्टिकल्स चेंज होते हैं, जो असेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। एक नया आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। Alteration of memorandum and articles, filing of application to registrar who will be issuing a new certificate of incorporation। बट आपकी जो एग्जिस्टिंग डेट्स है, लाइबिलिटीज है, वो चेंज नहीं होगी। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो तो आपको कन्वर्जन के बाद भी निभानी पड़ेगी। एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। कंपनीज एक्ट सर्वोपरि है। अगर हम किसी की पोस्ट डिसाइड कर रहे हैं तो ये आपका आर्टिकल्स है, ये आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये आपका कंपनीज एक्ट है। जो सुपीरियर है, सर्वोपरि है, मतलब आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल कंपनीज एक्ट के कॉन्ट्रारी नहीं हो सकते। अगर एक्ट बोलता है ये चीज प्रोहिबिटेड है तो आप उस चीज को मेमोरेंडम में लिखकर उसको ऑथराइज नहीं कर सकते हैं कि भाई ये काम अलाउड है। तो जो भी चीजें कंपनीज एक्ट में डिनाइड है वो आप नहीं कर सकते हो। So the provision of this act shall have overriding effect, overridden effect to memorandum of company, articles of company, any agreement, company कोई agreement भी करती है तो companies act का overriding effect होगा। और any resolution passed by company in general meeting or by board of directors। Let me give you an example। companies act बोलता है कि आप अल्कोहल में डील नहीं करेंगे, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जहां पे अल्कोहल में आप ट्रांजेक्शन करेंगे। तो क्या आप अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐसा लिख सकते हैं द कंपनी इज क्रिएटेड टू डील इन अल्कोहल? द आंसर इज नो। अगर आप लिखते भी हैं तो वो वॉइड होगा। क्या आप किसी बंदे के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं दैट आई विल बी सप्लाइंग अल्कोहल इन द नेम ऑफ द कंपनी? द आंसर इज नो। कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी रेजोल्यूशन पास करके आप उस इफेक्ट को खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनीज एक्ट का जो इफेक्ट है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट है इन सब चीजों पे। The Memorandum of Association and Articles of Association bind the company and all its members। मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो भी लिखा है उससे सारे मेंबर्स बाउंड होंगे, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वो मेंबर्स बाद में आए हों या पहले आए हों, दे आर बाउंड बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन 10A। बिजनेस आप कब कमेंस कर सकते हैं? आफ्टर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आपको डिक्लेरेशंस फाइल करने रहेंगे। एक डिक्लेरेशन होगा फॉर्म INC 20A का। ये डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स को फाइल करना रहेगा, फाइल्ड बाय डायरेक्टर विद इन 180 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। A declaration by subscribers to memorandum of association has paid the value of shares agreed to be taken by them and registered office verification filed with registrar of companies। So यहाँ पे डायरेक्टर्स क्या बता रहे हैं रजिस्ट्रार को? जो भी मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने शेयर्स जितने भी लिए हैं उसका पेमेंट आ चुका है, एज वेल एज रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन हो चुका है। इस बात का डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स देंगे रजिस्ट्रार को विद इन 180 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद ही बिजनेस कमेंस हो सकता है। सब्सिडरी कंपनी के नॉट होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पे पास्ट में भी सवाल पूछे गए हैं। No subsidiary to hold share in its holding company either by itself or through nominees, and no holding company shall allot or transfer shares to its subsidiaries। ना subsidiary holding में shares purchase करेगी, ना holding company shares allot करेगी subsidiary को। बट उसके कुछ exception है। पहला, अगर subsidiary company किसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है तो चलेगा। लेट्स से देयर इज ए पर्सन सलमान जिसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है,
बट सलमान की एक कंपनी है बीइंग ह्यूमन लिमिटेड। ओके, नाउ यहाँ पे सलमान ने एबीसी लिमिटेड के शेयर्स खरीद रखे हैं। एबीसी लिमिटेड इज ए होल्डिंग ऑफ बीएच लिमिटेड। सलमान ने वो शेयर्स को किसको ट्रांसफर कर दिया भाई, कि सलमान को लगता है मेरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो मेरे जितने भी असेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ जाने चाहिए, बीएच लिमिटेड के पास। कैन आई सी बीएच लिमिटेड नाउ विल हैव इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। जो सलमान ने एबीसी में इन्वेस्टमेंट किया था वो भी बीएच के पास आएगा। तो ये जो बीएच के पास शेयर्स आए हैं एबीसी के, वो किस तौर पे आए हैं, एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सलमान, उस तौर पे यहाँ पे बीएच के पास शेयर्स आए होंगे। तो वो परमिसिबल है, वो अलाउड है कि अगर सब्सिडरी कंपनी किसी डिसीज्ड मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे शेयर्स अक्वायर करती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सब्सिडरी कंपनी शेयर्स कंटिन्यू कर सकती है इन द होल्डिंग कंपनी। इफ सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स शेयर एज ए ट्रस्टी, मतलब किसी और के बिहाफ पे। लेट अस कीप दिस एग्जांपल। मिस्टर ए है जिनका सन है मिस्टर जेड, जो कि अभी एक माइनर है। अब मिस्टर ए अपने शेयर्स अपने बेटे को देना चाहते हैं, पर उनका बेटा माइनर है, तो उन्होंने सोचा कि जब तक ये मेजर नहीं होता तब तक बीएच लिमिटेड के पास मैं ये शेयर रखूं एज ए ट्रस्टी। सो यहाँ पे बीएच ने माइनर के बिहाफ पे शेयर्स होल्ड कर रखे हैं एज ए ट्रस्टी, तो वो ट्रस्टी के तौर पे अगर होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो चलेगा। या फिर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होने से पहले ही होल्ड कर रखे हो सब्सिडरी ने तो चलेगा। सब्सिडरी कंपनी होल्ड शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी बिफोर बिकमिंग इट सब्सिडरी, सब्सिडरी बनने से पहले होल्ड किए हैं तो दैट इज फाइन। राइट टू वोट एट a meeting of holding company only in respect of shares held by it as legal representative or as trustee, मतलब इन दो केस में सब्सिडरी कंपनी वोट कर पाएगी अगर होल्डिंग कंपनी की मीटिंग होती है और सब्सिडरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी के तौर पे शेयर्स होल्ड कर रही है तो वोट कर पाएगी, अदरवाइज वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं होंगे सब्सिडरी इज हैविंग शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट एज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेसिस पे पास में एक दो बार चीजें पूछी गई है कि ये कंपनीज होल्डिंग सब्सिडरी है कि नहीं है, वोटिंग राइट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। Last but not least, service or authentication of documents and execution of bills, promissory notes, etc. कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट कौन करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे कौन सा पर्सन होगा, सो ये सारी चीजें हैं। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब कंपनी को हमें नोटिस या डॉक्यूमेंट सर्व करने हैं, तो वो कैसे होंगे, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक या एनी अदर मोड एज स्पेसिफाइड। कंपनी अगर दूसरों को सर्व करना चाहती है तो भी यही तरीके हैं। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट कौन ऑथेंटिकेट करेगा, बाय एनी की मैनेजरल पर्सनल और एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। सो या तो की मैनेजरल पर्सनल या फिर कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज किया होगा वो पर्सन साइन करेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एक्सेट्रा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट कौन एग्जीक्यूट करेगा, या तो उस पे कंपनी की कॉमन सील हो, कॉमन सील ना हो, टू डायरेक्टर्स और वन डायरेक्टर एंड वन कंपनी सेक्रेटरी, मतलब दो डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, और अगर कंपनी में सेक्रेटरी है तो वन डायरेक्टर प्लस वन सीएस की सिग्नेचर होनी चाहिए। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोविजन वेल, आपको अच्छे से ये समझ आ रहा होगा प्रॉपरली। ओके, अगर कोई पर्सन डीड्स बनाता है, अच्छा कंपनी के बिहाफ पे जो डीड बनती है वो भी दो डायरेक्टर्स की साइन होनी चाहिए। कोई एक पर्सन कर रहा है तो उसके पास पावर ऑफ अटर्नी होनी चाहिए, तो ही वो कंपनी के बिहाफ पे डीड एंटर कर सकता है। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पॉइंट वेल। नाउ लेट अस डिस्कस सम पेनल्टीज फ्रॉम दिस चैप्टर। सबसे पहला पेनल्टी है अगर आप इनकॉर्पोरेशन के वक्त गलत इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं। कंपनी के ऊपर सजा नहीं है, बट जो पर्सन ने गलत किया वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 447। ठीक है, अगर कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है और बाद में पता चला इंफॉर्मेशन गलत सबमिट की गई थी, तो जो भी पर्सन्स इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, हमने पढ़ा था कौन कौन लायबल होंगे, प्रमोटर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स, एज वेल एज हर वो शख्स जिसने डिक्लेरेशन दिया हो।
वो शख्स जिम्मेदार होगा अंडर सेक्शन 447। अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी कंपनी इज नॉट फॉर्म टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, या फिर ये कंपनी डिविडेंड दे देती है, या फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज करती है विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर कन्वर्ट हो रही हो इन एनी काइंड ऑफ कंपनी विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो मतलब सेक्शन 8 कंपनी किसी भी तरह का ब्रीच कर रही है, तो कंपनी के ऊपर मिनिमम 10 लाख मैक्सिमम 1 करोड़ की पनिशमेंट है। और जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट होंगे उनके ऊपर मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 25 लाख। अगर सेक्शन 8 कंपनी में फ्रॉड्यूलेंट काम हो रहे हैं, तो जो ऑफिसर्स फ्रॉड कर रहे हैं उन पे सेक्शन 447, जहां जहां फ्रॉड है वहां वहां बिंदास आप सेक्शन 447 लिख सकते हैं। अगर कंपनी कमेंसमेंट करती है बिजनेस का पर बिना डिक्लेरेशन फाइल किए, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस वाला वेरिफिकेशन नहीं कराया हो, या फिर सब्सक्राइबर्स वाला डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया हो और बिजनेस कमेंस कर दिया है, तो उस सिचुएशन में कंपनी के ऊपर 50,000 का फाइन है और ऑफिसर्स के ऊपर 1,000 पर डे मैक्सिमम 1 लाख, दैट इज द फाइन फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन 180 दिन में फाइल हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो ये पनिशमेंट्स एप्लीकेबल होंगी। ठीक है। Commencement of business, default in filing of declaration within 180 days of date of incorporation. Initiate action for removal of name of company from register of companies. Registrar company का name remove करवा सकता है अगर यहाँ पे declaration file नहीं हुआ है 180 days में। तो सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, मतलब हमने पढ़ा था 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हमें रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए और उसका वेरिफिकेशन भी चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनाते हैं 30 डेज में, या फिर उसका वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं रजिस्ट्रार के पास, या फिर आप चेंज कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस को बट नोटिस नहीं दे रहे हैं रजिस्ट्रार को, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस को स्पेशल रेजोल्यूशन के बिना चेंज कर रहे हैं, या फिर एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करके बट रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं ले रहे हैं, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड जो भी डिफॉल्ट है उसके लिए कंपनी के ऊपर 1,000 पर डे मैक्सिमम 1 लाख, ऑफिसर्स के लिए सेम है 1,000 पर डे मैक्सिमम 1 लाख। Rectification of name, not given the notice of change of name of company to registrar। गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दिया था, आपने वो नेम चेंज नहीं किया और किया तो उसका नोटिस रजिस्ट्रार को नहीं दिया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में गवर्नमेंट खुद से एक नया नेम अलॉट कर सकती है आपको, और आपको वो नेम के साथ जीना होगा। फिर आप वॉलंटरी चेंज करना चाहे नेम तो चेंज कर सकते हैं। So if you are not changing name after central government's order, then central government to allot a new name to the company on its own. Further, registrar will enter new name in register of company and issue a certificate of incorporation. So this is penalty if you are not changing name as per the order of central government. सेक्शन 13 एंड 15, आपने मेमोरेंडम को चेंज किया है, आर्टिकल्स को नहीं, मेमोरेंडम को चेंज किया है, और वो चेंज वाला मेमोरेंडम नहीं, तुम पुराना वाला ही सर्कुलेट कर रहे हो, तो ₹1,000 फॉर एवरी कॉपी इशूड, दैट इज द पेनल्टी फॉर द कंपनी एज वेल एज पेनल्टी फॉर द ऑफिसर। आर्टिकल्स को चेंज किया और आपने आर्टिकल को चेंज करने के बाद पुराने आर्टिकल को ही सर्कुलेट कर दिया है, तो 1,000 फॉर एवरी कॉपी एंड 1,000 फॉर एवरी कॉपी फॉर कंपनी एंड ऑफिसर्स। Copies of memorandum or articles to be given to member and default in giving copies to memorandum and articles। आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, 1,000 फॉर ईच डे और 1 लाख विच एवर इज लेस, एंड मेंबर्स के लिए भी 1,000 फॉर ईच डे, नॉट फॉर मेंबर्स, सॉरी, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के लिए 1,000 फॉर ईच डे or rupees 1 lakh, whichever is less. So that is the punishment in case you are not providing the copy to the members of memorandum and articles. So those are the penalties. पेनल्टीज में अच्छी पेनल्टीज जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये वाली है नेम वाली, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद से न्यू नेम अलोकेट कर देगी। सेक्शन 8 वाली पेनल्टी आपको रिमेम्बर करनी है अच्छे से, ताकि इन केस इफ समथिंग इज आस्क्ड रिलेटेड टू सेक्शन 8 यू विल बी एबल टू राइट। बाकी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, 1,000 पर कॉपी वाली वो तो मेमोरेंडम आर्टिकल से रिलेटेड है, नॉट सो डिफिकल्ट पेनल्टी। और एक ये वाली पेनल्टी आप जरूर याद करेंगे, अगर डिक्लेरेशन 180 डेज में फाइल नहीं होता है तो ऑफिसर्स के लिए क्या पनिशमेंट है। ओके, नाउ सम क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स फॉर यू, जिसको रीड करके आप कुछ सवाल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पुट
onus on those who deals with the company to be aware of what is stated in memorandum of association and article of association. Onus मतलब होता है burden. कंस्ट्रक्टिव नोटिस बर्डन किस पे देता है? जो लोग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उनके ऊपर बर्डन है कि उन्हें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए. While doctrine of indoor management protects outsider as an exception to the earlier specified doctrine, however, outsiders are not protected in case of forgery, suspicion of irregularity, knowledge of irregularity. So, constructive और indoor management opposite है. कंस्ट्रक्टिव आउटसाइडर्स के ऊपर बर्डन डालता है कि तुम्हें मेमोरेंडम का पता हो. इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है कि भाई आउटसाइडर्स को इंटरनल अफेयर्स का पता नहीं हो सकता है, सब कुछ पता होगा बट इंटरनल अफेयर्स का पता नहीं होगा. बट इंडोर मैनेजमेंट में भी फोर्जरी के केस में या फिर सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी के केस में या फिर नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी के केस में हम इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट उनको नहीं देंगे, जिसे हम एक्सेप्शंस बोलते हैं इंडोर मैनेजमेंट के. Mr. Nick, 24 years old, a foreign citizen who returned back to India in March and January month of 2023. एक foreign citizen है जो इंडिया में आए हैं जनवरी में. After completing his education is willing to form a one-person company but not sure about the requirements or precondition regarding eligibility. ये इंडिया में तो आ चुके हैं बट प्रॉब्लम है कि ये फॉरेन सिटीजन है मिस्टर निक जो है. मेजर तो है 24 years लिखा है मतलब मेजर है बट वो फॉरेन सिटीजन है तो ही विल नॉट बी एलिजिबल. He wouldn't be eligible because only an Indian citizen who is a natural person other than minor can start one person company. This is the reason he won't be eligible. ITC Limited wants to change its name to ITC Limited but unsure of the process to follow. देखो ऐसे भी इसे भी हम नेम चेंज करेंगे, ये डॉट हटाकर इस तरह से नेम चेंज करना चाह रहे हैं. कैसे करेंगे वो नेम चेंज? It can do so by passing a special resolution and reserving name for 60 days through Reserve Unique Name Facility RUN facility के थ्रू. क्या कर सकते हैं? नेम चेंज कर सकते हैं आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. A group of individuals who wants to do philanthropic activity for 5 years. Philanthropic मतलब सोशल वेलफेयर के काम, भलाई वाले काम 5 साल तक ये लोग करना चाहते हैं. After that, they want to distribute remaining assets among themselves. मतलब 5 साल के बाद जो भी उस कंपनी के असेट्स होंगे ये लोग वो असेट्स को आपस में बांटना चाहते हैं. तो ऐसा नहीं होगा. मैंने आपको बताया था सेक्शन 8 कंपनी में जो भी असेट्स होते हैं वो असेट्स या तो अनादर सेक्शन 8 के पास जाएंगे या फिर वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में जाएंगे. But it wouldn't be possible because Companies Act prohibits distribution of surplus assets in members. It should either go to another Section 8 having similar object or insolvency bankruptcy fund. ABC Limited raised 100 crores for establishing a manufacturing plant of cameras. Afterwards, it realized that there is stiff competition and importing of camera is cheaper. इन्होंने 100 करोड़ रेज किए किस लिए? कैमरास का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए. बाद में इनको रियलाइज हुआ यार मैन्युफैक्चरिंग से तो कैमरास इंपोर्ट करना ज्यादा इजी रहेगा. सो इट वांट्स टू यूटिलाइज मनी फॉर अदर पर्पस. नाउ इट कैन डू सो बाय पासिंग. ये हो गया आपका यूटिलाइजेशन ऑफ मनी अदर देन द पर्पस मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस. तो वहां पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट पास करना पड़ेगा. जो लोग खफा है इस डिसीजन से उन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी. एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर. और क्या करना था मैंने आपको बताया था. और आपको न्यूज़पेपर और वेबसाइट पे पब्लिश करना था. न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट. और रजिस्ट्रार आपको इस चीज का सर्टिफिकेशन देगा. उसके बाद आप किसी और पर्पस में वो अमाउंट यूज कर पाएंगे. ABC Limited wants to shift its business from real estate to food processing. As per doctrine of ultra-virus act, outside the powers conferred under Memorandum of Association are ultra-virus. Such acts and resulting agreements are void. So यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं रियल एस्टेट का बट कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं फूड प्रोसेसिंग में, तो वो अल्ट्रा वायरस होगा. अगर आपको अल्ट्रा वायरस एक्ट मतलब आपको अपने पर्पज से हटकर कोई और काम करना है तो सबसे पहले आपको मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना पड़ेगा. उसके बाद अगर आप ऐसा कोई एक्ट करेंगे तो शायद वो एक्ट को हम वैलिड मानेंगे, अदरवाइज सच एन एक्ट विल नॉट बी वैलिड. Company was registered with name Savaria Textile Limited and Savaria is a registered trademark also.
After 5 years, when the owner of trademark came to know about the same, it filed an application with relevant authority. देखो, हमने पढ़ा था कि कोई भी कंपनी का नाम आइडेंटिकल या रिजेंबल नहीं होना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। अगर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से नेम मैच करता है तो वो ट्रेडमार्क का ओनर विद इन 3 years अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे इनको 5 साल बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि यार हमारे ट्रेडमार्क वाला जो नाम है वो ये कंपनी यूज करिए, तो ये एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं। यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी क्योंकि 3 years इज द मैक्सिमम लिमिट। 3 साल खत्म हो गए हैं तो इसके बाद इनके पास एक ही सोल्यूशन है, ये कंपनी को रिक्वेस्ट करे जाके और कंपनी अपना नाम चेंज करे। Here, company cannot be compelled to change its name since the time limit to file application by registered trademark owner is 3 years. So यहाँ पे ये इस तरह से कंपनी को कंपेल नहीं कर पाएंगे नेम चेंज करने के लिए। H holds 60% voting power in S. मतलब H is the holding, S is subsidiary. अगर आप किसी कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग पावर रखते हैं अपने पास तो आप होल्डिंग है, दूसरी कंपनी सब्सिडरी है। One of shareholder of H created a trust and donated his holding in H to that trust. होल्डिंग कंपनी के एक शेयर होल्डर ने एक ट्रस्ट बनाई और वो ट्रस्ट के जो भी शेयर्स थे वो उस ट्रस्ट में डोनेट कर दिए। सॉरी, एच के जितने भी शेयर थे उसके पास वो उसने ट्रस्ट में डोनेट कर दिए। एच एंड एस एंड देयर इज ए शेयर होल्डर ऑफ एच जिसने अपने सारे शेयर्स किसको डोनेट कर दिए? ट्रस्ट को। एच के जितने भी शेयर्स थे वो ट्रस्ट को डोनेट कर दिए। S was appointed as trustee. अब इस ट्रस्ट का ट्रस्टी कौन है? S लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी इज द ट्रस्टी। इन दैट मैनर अब क्या हो गया? सब्सिडरी इज नाउ होल्डिंग शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी H थ्रू दैट ट्रस्ट। Though it is not usually permitted, but a subsidiary can hold share as a trustee or legal representative. वैसे तो सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती, तो यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी ट्रस्टी के तौर पे शेयर्स होल्ड करिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। Mr. Shiv, a director, usually authenticate all contracts on behalf of Kedar Limited. He also signed partnership deed without any power of attorney. एक डायरेक्टर है जो यूजुअली कंपनी के बिहाफ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, बट यहाँ पे उस डायरेक्टर ने कंपनी के बिहाफ पे पार्टनरशिप डीड भी एग्जीक्यूट की है, बट उस डायरेक्टर के पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं था। हियर मिस्टर शिव कैन नॉट साइन बिकॉज डीड्स ऑफ ए कंपनी, क्योंकि डीड्स जितनी भी होती है अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, या तो दो डायरेक्टर के साइन हो या फिर कॉमन सील हो या फिर जो पर्सन इकलौता पर्सन साइन कर रहा है उसके पास पावर ऑफ अटर्नी हो, तो कंपनी के बिहाफ पे डीड्स एग्जीक्यूट की जा सकती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ABC Private Limited wants to add provision of entrenchment in article of association after 4 years of incorporation. अगर कोई प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 4 साल बाद एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन इंसर्ट करना चाहती है, एंट्रेंचमेंट मतलब रेस्ट्रिक्शंस जिसके कारण आर्टिकल के प्रोविजन स्पेशल रेजोल्यूशन से चेंज नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे एबीसी को सारे मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था दो सिनारियो होते हैं, आप इनकॉर्पोरेशन के वक्त एंट्रेंचमेंट इंसर्ट करते हो, कोई एडिशनल फॉर्मेलिटी नहीं है, बट अगर आप बाद में इंसर्ट करते हो एंड इफ यू आर ए प्राइवेट कंपनी देन कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, इफ यू आर ए पब्लिक कंपनी देन द स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी नीडेड। Let us discuss a new question that is based on our Section 8 companies. Section 8 का मतलब वो companies which is based on profitable, non-profitable purpose and charitable objects. Let us read this question first. Alpha School started imparting education on 1st April 2010 with the sole objective of providing education to the children of weaker society either free of cost or at very nominal fee, depending upon the finance condition of their parents. However, on 30th March 2018, ये स्कूल बनी थी किस ऑब्जेक्ट के लिए? फ्री एजुकेशन देंगे, नॉमिनल कॉस्ट पे एजुकेशन देंगे, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देंगे, ठीक है। It came to the knowledge of central government that the said school was operated by violating the object of its objective clause. गवर्नमेंट को 2018 में ये पता चलता है कि ये कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को वायलेट कर रही है, तोड़ रही है, due to which it was granted the status of Section 8 under Companies Act 2013.
जिस पर्टिकुलर कंडीशन के तहत उन्हें सेक्शन 8 का लाइसेंस मिला था, वो कंडीशंस को ये कंपनी वायलेट कर रही है। Describe what powers can be exercised by central government against Alpha School in such a case. सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है, यहाँ पे वो डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ पे पहले आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 8 का मेन ऑब्जेक्ट जो होता है चैरिटेबल पर्पस होता है, और ये जितना भी प्रॉफिट्स है उसी पर्पस में यूज कर सकती है। ठीक है। कुछ सेक्शन 8 इज ए लाइसेंस्ड कंपनी, जिसे गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, और अगर ये कंपनी कोई भी वायलेशन करती है तो गवर्नमेंट ये लाइसेंस रिवॉक कर सकती है। तो क्या गवर्नमेंट के पास ये पावर है? तो आंसर इज यस, सेंट्रल गवर्नमेंट मे रिवॉक दिस लाइसेंस, बट एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड और एक रिटन नोटिस जरूर देना पड़ेगा, और इसके अलावा भी कुछ पावर्स रहेगी। तो हमको क्या क्या लिखना है यहाँ पे? हमको लिखना है सबसे पहले अपने प्रोविजन में हमेशा लिखिए सेक्शन 8 क्या है। तो इट मीन्स द कंपनी हैविंग चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट हो। इट इज लाइसेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस करती है। ठीक है। आप और अच्छा बनाना चाहते हैं इस आंसर को, तो ऐसा भी लिखिए कि लाइसेंस जो है, ये पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दी है आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। ठीक है। लाइसेंस दिया जाता है ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। हाउएवर लाइसेंस में भी रिवॉक, लाइसेंस रिवॉक किया जा सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वायलेशन हो ऑब्जेक्ट्स का या कंडीशंस का, जिसके बेसिस पे लाइसेंस मिला हो, वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इसके अलावा अगर कंपनी में फ्रॉडुलेंटली कुछ चल रहा हो, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ चल रहा हो, तो लाइसेंस रिवॉक कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। बट हाउएवर एक रिटन नोटिस मस्ट बी सर्व्ड, एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड टू बी गिवन। ठीक है। ये चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, कंपनी को। लाइसेंस रिवॉक करने के बाद फर्दर ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के? तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाइंडिंग अप ऑर्डर दे सकती है, या फिर अमालगमेशन का ऑर्डर भी दे सकती है कंपनी को विद अनदर सेक्शन 8 हैविंग सेम ऑब्जेक्ट। ये सारा आपका प्रोविजन का हिस्सा आएगा। फिर आता है आपका फैक्ट्स ऑफ द केस, जहां पे आप अल्फा एजुकेशन की डिटेल्स लिखेंगे। एक कंपनी शुरू हुई थी 2010 में फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट और वेरी नॉमिनल फी, बट बाद में पता चला इन्होंने ऑब्जेक्ट का वायलेशन किया है। फिर यहाँ पे ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लाइसेंस रिवॉक करना चाहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और क्या पावर है? तो रिवोकेशन के बाद वाले पावर्स भी हमें मेंशन करने हैं अपने प्रोविजन में। तो वो रहे हैं वाइंडिंग अप और अमालगमेशन ऑफ दिस कंपनी विथ अनदर सेक्शन 8 हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, जिसके साथ हम इसे अमालगमेट करेंगे, वो कोई और सेक्शन 8 होगी हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट अस हैव अ लुक एट द आंसर। Section 8 of Companies Act deals with the formation of companies which are formed to promote charitable object of commerce, art, science, education, sports, etc. यहाँ पे हमने define कर लिया। Such company intends to apply profit in promoting its object. ये जितना भी profit कमाएगी object में ही use होगा। Section 8 companies are registered by registrar only when license is issued by central government. Central government इसे license देती है, फिर Section 8 का registration होता है। If a Section 8 started violating the object of its objective clause, the following powers can be exercised by the central government. अगर Section 8 ऑब्जेक्ट्स का वायलेशन करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पावर एक्सरसाइज कर सकती है? The central government may by an order revoke the license. लाइसेंस छीन सकती है गवर्नमेंट if company contravenes any of the requirements or conditions of these sections, subject to which license is issued, but before the revocation, central government must give a written notice of its intention to revoke the license and an opportunity of being heard in the matter to such section 8. Written notice as well as opportunity of being heard दोनों ही हमें provide करना पड़ेगा कंपनी को before revocation. Where a license is revoked, the central government may, if it is satisfied that it is essential in the public interest, direct that the company be wound up under this act or amalgamated with another section 8. लाइसेंस रिवोकेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑर्डर दे सकती है, दैट इज वाइंडिंग अप एंड अमालगमेशन. However, no such order shall be made unless company is given a reasonable opportunity of being heard. Reasonable opportunity of being heard मिले उसके बाद ही आप जो है वाइंडिंग अप या अमालगमेशन ऑर्डर दे सकते हो.
ये सब आपका प्रोविजन ही चल रहा है दोस्तों. सो फार इट इज प्रोविजन वाला पार्ट. Where a license is revoked and central government is satisfied that the company registered under this section should be amalgamated with another section 8 company having similar object, then the central government may provide for amalgamation to form a single company. मतलब amalgamation कैसे होगा, उसके बाद rights, powers क्या होंगे, assets, liabilities क्या होगी, वो सब भी central government तय करेगी. The constitution, properties, powers, rights, interests, authorities, privileges, and with such liabilities, duties, and obligation as may be specified in the order of central government. Now let us have a look at the facts of the case. Alpha School started imparting education on 1st April 2010 with the sole objective of providing education to children of weaker society either free of cost or at very nominal fee. Depending upon financial conditions of parents, on 30th March 2018 ऐसा पता चलता है कि वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को. Violating the object of objective clause due to which it was granted the status of section 8. तो जिस पर्पस के लिए सेक्शन 8 का स्टेटस दिया था वही ऑब्जेक्ट ही वायलेट कर रही है कंपनी. Since Alpha was a section 8 company and had started violating the objects of its object clause, hence in such a situation the above mentioned powers can be exercised by the central government. इसलिए ये पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है, ठीक है. सो यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टूड इट. आपको अच्छे से समझ आया होगा कि सेक्शन 8 का लाइसेंस रिवॉक हो सकता है इफ देयर इज वायलेशन ऑफ कंडीशन. लाइसेंस रिवोकेशन के बाद वाइंडिंग अप और अमालगमेशन ऑर्डर भी मिल सकता है. यहाँ पे हम चाहे तो अपने आंसर में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दैट इज वाइंडिंग अप वाले पार्ट में वी कैन ऐड ए पॉइंट कि जब वाइंडिंग अप होता है तो जो सेक्शन 8 के जो असेट्स होते हैं, सरप्लस असेट्स, दैट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर सेक्शन 8 हैविंग सेम ऑब्जेक्ट, या फिर उन असेट से जो भी प्रोसीड्स रिसीव होता है सेल करके वो कहाँ ट्रांसफर होता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आईबीसी 2016. सो बेसिकली ये है आपका सेक्शन 8, उसका लाइसेंस रिवोकेशन वाला पॉइंट. हु कैन एक्सरसाइज दिस पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट. and what can be the further orders after revocation of license. I hope you understood this question well. Let us discuss a new question. Question is based on holding subsidiary. As of 31st March 2020, paid up share capital of S Limited is 1 crore divided into 10 lakh equity shares of rupees 10 each. 1 crore total capital है, 10 lakh number of shares है, 10 rupees price of each share. किसका है ये? S Limited का. Of this, H Limited is holding 6 lakh equity share and 4 lakh equity shares are held by others. H के पास 6 लाख शेयर्स है और बाकी के 4 लाख शेयर्स जो है 10 लाख में से वो अदर्स के पास है. सो लेट अस मेक ए नोट. 10 लाख टोटल शेयर्स है हमारे पास, किसके पास? ये एस लिमिटेड के पास है. उसमें से 6 लाख शेयर्स हैं एच लिमिटेड के पास और 4 लाख शेयर्स है अदर्स के पास, ठीक है. साइमल्टेनियसली S Limited is holding 5% equity shares of H Limited, out of which 1% of shares are held as legal representative of a deceased member of H Limited. अब यहाँ पे H Limited में जो 5% शेयर्स है वो S Limited के पास है, उसमें से 1% शेयर्स जो है वो S के पास एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आए हैं. लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट वेरी सून, बट अभी तो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करी हूँ क्वेश्चन में से. On the basis of given information, examine and answer the following queries with reference to provision of Companies Act 2013. Can S Limited make further investment in equity shares of H Limited during 2021? अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ. देखो, 10 लाख है टोटल शेयर्स किसके? एस लिमिटेड के, जिसमें से 6 लाख किसके पास है? एच लिमिटेड के पास है. तो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि ये 10 लाख शेयर्स वोटिंग पावर वाले हैं, तो मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि एच के पास 60% वोटिंग पावर है एस लिमिटेड में. जब आपके पास किसी और कंपनी का मोर देन 50% वोटिंग पावर हो तो आप उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाते हो. तो मतलब एच इज होल्डिंग कंपनी ऑफ एस.
क्योंकि एच के पास 60% वोटिंग पावर है। दूसरे साइड में आपका एक देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रोविजन में क्या क्या आएगा। तो होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन आएगी सबसे पहले, कि सब्सिडरी इन रिलेशन टू ए कंपनी मींस where holding company holds more than 50% of voting power or controls the composition of board either on its own or through its subsidiaries। ये है आपकी डेफिनेशन। होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन आनी चाहिए आपके आंसर में। फिर आना चाहिए आपका दूसरा प्रोविजन, जो ये बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती, कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। ठीक है। फिर आपको एक्सेप्शंस लिखने पड़ेंगे कि सब्सिडरी शेयर्स होल्ड कर सकती है, बट कौन से सिनारियो में। एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस में आप बताइए, अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह होल्ड कर रही है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर ट्रस्टी की तरह होल्ड कर रही है, या फिर सब्सिडरी ने होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप से पहले ही शेयर्स अक्वायर कर लिए हो, बिफोर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में परमिटेड है। ठीक है। तो अब पहला सवाल ये बोला जा रहा है कि क्या एस लिमिटेड फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकती है इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एच। तो हमारा पहला कंक्लूजन तो आएगा नो, क्योंकि एस लिमिटेड अब बन चुकी है सब्सिडरी कंपनी ऑफ एच लिमिटेड। तो उसके बाद फर्दर शेयर्स तो नहीं ले सकते, पहले के लिए वह ठीक है, बाद में फर्दर शेयर्स ले सकते हैं नहीं। कैन एस लिमिटेड एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एच लिमिटेड। वोटिंग पावर को लेकर भी प्रोविजन में आपको बात ऐड करनी पड़ेगी कि वोटिंग पावर अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी की तरह होल्ड कर रहे हो तो उसमें आपको वोटिंग पावर मिलता है, बाकी इस सिचुएशन में वोटिंग पावर इज नॉट परमिटेड। ठीक है। तो वो भी लिखना पड़ेगा, वोटिंग पावर विल नॉट बी परमिटेड अदर देन इफ सब्सिडरी कंपनीज होल्डिंग शेयर एज अ रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी, देन वोटिंग पावर इज परमिटेड, अदरवाइज वोटिंग पावर विल नॉट बी अलाउड इन होल्डिंग कंपनी। ये भी हमें प्रोविजन में ऐड करना पड़ेगा। तो हमें ये लिखना पड़ेगा जो 5% है उसमें से 1% का वोटिंग पावर वो एक्सरसाइज कर सकते, 4% का नहीं, क्योंकि 1% के जो शेयर्स है वो किस तरह से उन्होंने लिए हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्होंने शेयर्स लिए हैं। कैन एच लिमिटेड अलॉट टू ट्रांसफर सम ऑफ इट्स शेयर्स टू एच लिमिटेड। क्या एच लिमिटेड अपने शेयर्स एच लिमिटेड को ट्रांसफर कर सकती है? आंसर इज नो, नहीं कर सकती है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी को भी परमिशन नहीं है कि वो फर्दर अलॉटमेंट करे, और सब्सिडरी को भी परमिशन नहीं है कि वो होल्डिंग के शेयर्स परचेज करे। तो बोथ वे इट इज रेस्ट्रिक्टेड, तो ऑप्शन सी भी नो हो जाएगा। आंसर लिखने का तरीका क्या रहेगा दोस्तों? आंसर में प्रोविजन में ये सारी बातें आनी चाहिए, डेफिनेशन, फिर आपका पॉइंट कि सब्सिडरी होल्डिंग में शेयर्स अक्वायर नहीं कर सकती, ना ही होल्डिंग कंपनी अलॉट कर सकती है सब्सिडरी को शेयर्स। एक्सेप्शंस लिखेंगे आप, फिर वोटिंग राइट वाली बात लिखेंगे कि वोटिंग राइट कहाँ कहाँ परमिटेड है। ये सारी चीजें हमें लिखनी पड़ेगी दोस्तों प्रोविजन में। ठीक है। बात करते हैं फैक्ट्स। तो फैक्ट्स तो हमें क्वेश्चन से ही उठाने हैं कि H acquired 6 lakh out of total 10 lakh shares of S Limited. S is holding 5% shares in H Limited. 1% is held as a legal representative. ये आपके फैक्ट्स हो गए। कंक्लूजन आप 3 पार्ट में लिखेंगे, क्योंकि 3 सवाल आपसे पूछे हैं, तो 3 सवाल है तो 3 हमारे जवाब होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द आंसर। As per the provisions of Companies Act 2013, no company shall either by itself or through its nominee hold any shares in its holding company. Also, a subsidiary shall have a right to vote at a meeting of holding company only in respect of shares held by it as legal representative or as a trustee. कंपनीज एक्ट बोलता है कि भाई होल्डिंग कंपनी में सब्सिडरी कंपनी शेयर्स अक्वायर नहीं कर सकती है, और वोटिंग राइट्स जो है वो भी सिर्फ कब मिलते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर अगर आप ट्रस्टी की तरह शेयर्स होल्ड करो तो मिलेगा। It is further provided that no holding company shall allot or transfer its shares to any of its subsidiary companies, and any such allotment or transfer of shares of a company to its subsidiary company shall be void। कोई भी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को भी शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकती है, प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे फैक्ट बिल्कुल सिमिलर जो हमने पढ़े हैं वही लिखे हैं। As of 31st March 2020, the paid up capital of S Limited
is 1 crore divided into 10 lakh equity shares of rupees 10 each. Of this, H Limited is holding 6 lakh equity shares and 4 lakh equity shares are held by others. Simultaneously, S Limited is holding 5% equity shares of H Limited, out of which 1% of shares are held as legal representative of deceased member of H. तो सिंपल 1 करोड़ है, 10 लाख इक्विटी शेयर्स है, 6 लाख एच के पास है, 4 लाख अदर्स के पास है और एस के पास 5% शेयर्स है जिसमें से 1% वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह होल्ड कर रहे हैं. देखो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया है, तो इन द प्रेजेंट केस एस लिमिटेड कैन नॉट मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड ड्यूरिंग 2021 as S Limited is subsidiary of H Limited and it cannot hold any shares in H Limited क्योंकि S subsidiary है, H holding है. S Limited can exercise voting rights at annual general meeting of H Limited only in respect of 1% shares held as legal representative of a deceased member of H Limited. एस जो है वोटिंग पावर सिर्फ 1% के लिए एक्सरसाइज कर पाएगी, बाकी के 4% के लिए नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकली गिवन है एक्ट में कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो या ट्रस्टी हो तो आप वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. एंड द लास्ट पॉइंट, H Limited cannot allot or transfer some of its shares to S Limited as H Limited is a holding company of S Limited and H Limited cannot allot or transfer any shares to its subsidiary. दोनों ही वे में प्रोहिबिशन है, ना सब्सिडरी फर्दर एक्वायर कर सकती है ना ही होल्डिंग कंपनी फर्दर अलॉटमेंट कर सकती है. तो ये है आपके 3 कंक्लूजन. इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन पास्ट में 2-3 बार पूछा जा चुका है. इनफैक्ट इन नवंबर 23 अटेम्प्ट आल्सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. काफी आसान सवाल है ये. अगर आपको होल्डिंग सब्सिडरी और ये होल्डिंग सब्सिडरी का होल्डिंग कंपनी में शेयर्स अक्वायर करने वाला प्रोविजन अच्छे से पता है तो दीज आर कैश मार्क्स फॉर यू. और इस तरह से आप इस आंसर को लिखेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. A group of 4 individuals intend to form a trust named Imparting Education Trust as a limited liability company to impart quality teaching to underprivileged students. So 4 लोगों ने एक Imparting Education Trust बनाया है underprivileged children को education देने के लिए. It was decided to form a Section 8 company under Companies Act 2013. After a few years, the company was observing growth by receiving donation from various institutions for the work the company have undertaken. तो सेक्शन 8 कंपनी बनाई है, कंपनी को बहुत सारे डोनेशंस रिसीव हो रहे हैं. Promoters of company decided to declare dividend to its members, examine the validity of decision and advise the promoters. Promoters ने सोचा बहुत डोनेशन आ रहा है तो हम लोग क्या करें, डिविडेंड को डिक्लेयर करें. तो ये डिसीजन वैलिड है या नहीं. बात आती है सेक्शन 8 की, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये कंपनी कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकती है. अगर ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो इनका लाइसेंस रिवॉक हो सकता है. नाउ हाउ टू राइट द आंसर फॉर द सेम. इन प्रोविजन हमें ये बताना पड़ेगा कि सेक्शन 8 क्या है. तो सेक्शन 8 मीन्स अ कंपनी विच हैज बीन फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, एनवायरमेंट, रिलीजन एक्सेट्रा. ठीक है. इसके बाद सेक्शन 8 इज अ लाइसेंस्ड कंपनी. इट गेट्स इट्स लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. कुछ कंडीशंस हमें फुलफिल करनी होती है और वो कंडीशंस में ये आता है कि ये कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी इट विल बी यूज्ड फॉर इट्स ऑब्जेक्ट. ये प्रॉफिट उसके ऑब्जेक्ट में ही यूज होगा और ये कंपनी कभी भी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है टू इट्स मेंबर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मेंबर इज प्रोहिबिटेड. ठीक है, ये आप कभी भी नहीं कर सकते हो. नाउ व्हाट, अब क्या, ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है. अब यहाँ पे आपको आना पड़ेगा फैक्ट्स पे और फैक्ट्स में आप ये सारी चीजें लिखेंगे कि एजुकेशन इम्पार्टिंग एजुकेशन ट्रस्ट है जिसके प्रमोटर्स ने, क्योंकि डोनेशंस बहुत रिसीव हुआ है तो ऐसा सोचा है डिविडेंड डिक्लेयर करना है. कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे द कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड्स बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड. इफ इट डज सो, अगर ये ऐसा करती है तो लाइसेंस ऑफ द कंपनी मे बी रिवोक्ड. तो इस तरह से बनेगा ये पूरा आंसर. लेट अस हैव अ लुक एट द आंसर नाउ. As per provisions of Companies Act 2013, Section 8 company is a company which has in its object promotion of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, or any such other object.
It intends to apply its profits, if any, or other income in promoting its object, and it intends to prohibit the payment of dividend to its member. जितना भी प्रॉफिट आएगा वो ऑब्जेक्ट में ही यूज आएगा और कोई भी डिविडेंड ये कंपनी डिक्लेयर नहीं कर सकती है. The central government may issue the license to such a company which fulfills all of the above conditions to be incorporated as a Section 8 company. जो कंपनी ये कंडीशंस फुलफिल करेगी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देगी. फैक्ट्स ऑफ द केस जो क्वेश्चन से ही डिराइव्ड हैं पूरे. Group of four individuals intend to form a trust named Imparting Education as limited liability company to impart quality teaching to underprivileged students. It was decided to form a Section 8 company under Companies Act 2013. After a few years, the company was observing growth by receiving donations from various institutions for the work the company have undertaken. Promoters of company decided to declare dividend. मतलब nothing is different. पूरा हमने क्वेश्चन से फैक्ट्स को उठाया है. Now, how we are going to write the conclusion? In the present case, decision of promoters of the company to declare dividend to its member is not valid. Declaration of dividend जो है वो valid नहीं है. Because according to prescribed rule, a Section 8 company is prohibited from payment of any dividend to its members. अगर ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कंडीशन वायलेट होगी और कंडीशन वायलेट होगी तो लाइसेंस में बी रिवोक्ड फॉर द सेक्शन 8 कंपनी. सो हियर इज अ सिंपल क्वेश्चन. काफी आसान सवाल था ये कि डिविडेंड जो है सेक्शन 8 दे सकती है कि नहीं दे सकती. तो इट कैन नेवर डू सो. ना ही सरप्लस असेट्स अपने मेंबर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. Anushka Security Equipments Limited is a manufacturer of CCTV cameras. It has raised 100 crores through public issue of its equity shares for starting one more unit of CCTV camera manufacturing. 100 करोड़ इन्होंने रेज किए हैं पब्लिक इशू के थ्रू और इन्हें करना है सीसीटीवी कैमरा का एक नया यूनिट स्टार्ट. It has utilized 10 crores and then it realized that its existing business has no potential for expansion because government has reduced the custom duty on import of CCTV camera. Hence imported cameras from China are cheaper than its own manufacturing. यहाँ पे क्या हुआ है 10 करोड़ इन्होंने यूज कर लिए हैं और उसके बाद लगा कि यार ये बिजनेस तो एक्सपांड करने लायक ही नहीं है. गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी है. इसके कारण इंपोर्टेड कैमरास जो है अब ज्यादा सस्ते पड़ेंगे एज कम्पेयर टू मेकिंग इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग. Now it wants to utilize remaining amount in mobile app development business by adding a new object in its memorandum of association. Does the Company Act allow such change of object? If not, then what advice will you give to company? If yes, then the steps to be followed. यहाँ पे आता है आपका ऑब्जेक्ट क्लोज जहाँ पे आपने अमाउंट रेज किया हो प्रोस्पेक्टस के थ्रू और वहां पे जब आप अनयूटिलाइज अमाउंट को किसी और पर्पस के लिए यूज करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं. आ जाइए, आपको एक सर्टेन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. You have to pass a special resolution through postal ballot. ये पोस्टल बैलेट के थ्रू आपको स्पेशल रेजोल्यूशन देना है. न्यूज़पेपर इंग्लिश और वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा. आपके जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होंगे, डिसेंटिंग मतलब जो आपके डिसीजन से हैप्पी नहीं है, डिसेंटिंग होल्डर्स, उन्हें आपको देनी पड़ेगी एक अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट एज पर सेबी रेगुलेशंस. और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अनयूटिलाइज अमाउंट को किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. सो दीज आर द मेन थिंग्स दैट आर टू बी डन फॉर यूजिंग द अनयूटिलाइज अमाउंट इन द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम. तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज. लेट अस हैव अ लुक एट द आंसर. अच्छा, हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? तो यस, सच चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड. और उसके बाद उसके स्टेप्स क्या है तो वो तो हमने प्रोविजन में बता देने हैं. As per provisions of Companies Act 2013, a company which has raised money from public through issue of a prospectus and still has any unutilized amount out of the money raised shall not change its object for which it raised the money through prospectus unless a special resolution through postal ballot is passed. पोस्टल बैलेट मतलब घर बैठे बैठे रेजोल्यूशन पास करवाना. पोस्टल बैलेट के लिए आपको क्या करना है? द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन शेल आल्सो बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर. एक होगा इंग्लिश में, दूसरा होगा आपका वर्नाक्यूलर मतलब लोकल लैंग्वेज में जहां पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, which is in circulation at the place where registered office of company is situated and shall also be placed on the website of company indicating therein the justification for such change. The dissenting shareholders shall be given an opportunity to exit by the promoters
and shareholders having control in accordance with the regulation to be specified by Securities and Exchange Board of India. जो लोग इस प्रपोजल से एग्री नहीं कर रहे हैं उनके लिए होगी एक अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, मतलब उनको उनका पैसा लौटाना पड़ेगा एज पर द सेबी रेगुलेशंस। एंड उसके बाद हमें रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा हु शेल रजिस्टर द ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, एंड वो हमें सर्टिफिकेट देगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। सो मेन अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेशल रेजोल्यूशन, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, आरओसी को इन्फॉर्म करना और आरओसी से सर्टिफिकेट लेना, ये सब काम जब आप करते हो तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपना प्रोस्पेक्टस वाला ऑब्जेक्ट जो है वो आप चेंज कर सकते हो और किसी और पर्पस के लिए अनयूटिलाइज्ड अमाउंट यूज कर पाएंगे। Facts of the case, nothing but taken from the question. Anushka equipment manufacturer CCTV कैमरा 100 करोड़ रेज किए हैं, 10 करोड़ यूज किए हैं, एंड बाद में रियलाइज्ड कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी, वो रिड्यूस हो चुकी है एंड सीसीटीवी कैमरा जो इंपोर्ट करेंगे वो ज्यादा सस्ते होंगे एज कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग। So that is the reason now they want to utilize the amount in mobile app development business by adding a new object in the memorandum of association. So here the conclusion is simple. In the present case, company can add the object of mobile app development in its memorandum and divert public money into that business. For that, it will have to comply with above requirements, but इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस याद रखिए कुछ बातें, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि ये वाला सेम पॉइंट आप चैप्टर 3 में भी पढ़ते हैं, prospectus and allotment of securities. When you have raised money through prospectus and if there is change in the object, in that case you have to follow this procedure. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। ये थियोरटिकल क्वेश्चन कहूंगी मैं इसको कि आपको प्रोसीजर पूरा पता होना चाहिए। देन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेट अस डिस्कस अ न्यू क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ओपीसी एंड ओपीसी में मेंबर्स एंड नॉमिनी की क्या एलिजिबिलिटी रहती है उसी पे बेस्ड सवाल है। पहले हम सवाल पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर। मिस्टर राजा along with his family members, is running a trading business successfully. He is capable of developing his idea and participating in the marketplace. To achieve this, Mr. Raja formed a single person economic entity in the form of one person company with his brother Mr. King as its nominee. मिस्टर राजा ने क्या किया, एक वन पर्सन कंपनी क्रिएट की अपने भाई के साथ, was मिस्टर किंग और मिस्टर किंग इज नॉमिनी। On 4th May 2020, Mr. King withdrew his consent as nominee of the one-person company. अब मिस्टर किंग जो है, चूंकि नॉमिनी है ओपीसी का, उन्होंने अपनी कंसेंट विदड्रॉ कर दी और हमें पता है कि ओपीसी में एक नॉमिनी तो रहना ही चाहिए। कैन ही डू सो अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट? यहाँ पे आ जाता है आपका पहला सवाल, क्या नॉमिनी अपनी कंसेंट विदड्रॉ कर सकता है? तो यस, नॉमिनी कैन विदड्रॉ द कंसेंट एट एनी टाइम, कभी भी वो अपनी कंसेंट विदड्रॉ कर सकता है। उसे क्या करना पड़ेगा, ओपीसी और सोल मेंबर को नोटिस देना पड़ेगा। Examine whether the following individuals are eligible being appointed as nominee of one person company as of 5th May 2020 under the above said act. क्या ये लोग नॉमिनी बन सकते हैं? Let us read. Mr. Sham, son of Mr. Raja, who is 15 years old as of 5th May 2020. क्योंकि ये 15 साल के हैं, इसका मतलब माइनर है और माइनर एलिजिबल नहीं है। हमें चाहिए इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन, मेजर। ये तीन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे मेजर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। मिस देवकी, एन इंडियन सिटीजन, सिस्टर ऑफ मिस्टर राजा, stays in Dubai and India. She stayed in India during the period from 2nd Jan 2019 to August 2019. Thereafter, she left for Dubai and stayed there. अब यहाँ पे मिस देवकी जो है वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है। शी इज सिस्टर ऑफ मिस्टर राजा, वी आर अज्यूमिंग शी इज अ मेजर। वो इंडिया में रहती है या दुबई में, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस अब मैटर नहीं करता है, रेसिडेंट और अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर अलाउड। मिस्टर अशोक, एन इंडियन सिटीजन residing in India who is presently a member of a one person company. मिस्टर अशोक एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रिसाइड करते हैं और किसी वन पर्सन कंपनी के मेंबर भी हैं। क्या वो जो है नॉमिनी बन सकते हैं? तो आंसर इज यस, क्योंकि वो एक ओपीसी में मेंबर है और दूसरी में वो नॉमिनी बनने का सोच रहे हैं तो चलेगा, ठीक है।
पर अगर ये एक ओपीसी में नॉमिनी हो तो दूसरे ओपीसी में फिर से नॉमिनी नहीं बन सकते। एक में मेंबर, एक में नॉमिनी है तो चलेगा। मतलब ये सवाल हमारा प्योरली बेस्ड है एलिजिबिलिटी ऑफ नॉमिनी के ऊपर। ये आपको सवाल पढ़ के समझ आना चाहिए दोस्तों। अब मुझे ये बताना है आपको कि प्रोविजन में हमारे पास क्या क्या चाहिए। इफ वी हैव अ लुक एट द प्रोविजन, प्रोविजन में अपने को चाहिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि वन पर्सन कंपनी जो है उसमें एक नॉमिनी होता है। ठीक है, नॉमिनी का नेम जो है, जस्ट अ मिनट, आई हैव रिटन अ रॉन्ग स्पेलिंग। नॉमिनी का नेम हम लिखते हैं कहाँ पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं। फर्दर अ कंसेंट ऑफ नॉमिनी शुड बी टेकन बिफोर अपॉइंटमेंट। कंसेंट ऑफ नॉमिनी हम अपॉइंटमेंट से पहले लेते हैं। ठीक है, और अब आप अपनी लाइन ऐड करेंगे, दैट इज नॉमिनी मे विड्रॉ कंसेंट एनी टाइम, may withdraw consent anytime by giving a notice to OPC and sole member। ठीक है, नोटिस किस किस को जाएगा, ओपीसी और सोल मेंबर्स को, जो इकलौता मेंबर है उन दोनों को ये नोटिस देंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एलिजिबिलिटी। नॉमिनी शुड बी इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन, अदर देन माइनर, माइनर नहीं चलेगा, रेसिडेंट और अदरवाइज। ठीक है, ये है, ये चीजों का हमें ध्यान रखना है कि ये सब लोग अपने को चाहिए, ये सारे फीचर्स चाहिए। इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन, माइनर नहीं चाहिए, रेसिडेंट है या नहीं है वो चल जाएगा, दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, इसके साथ एक और पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा, दैट इज अ पर्सन कांट बी नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी। ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड भी हमारा एक पॉइंट है, मोर देन वन ओपीसी, एक ओपीसी से ज्यादा में आप नॉमिनी नहीं बन सकते हैं। पर्सन कांट बी नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी। हाउएवर a person can be member in one OPC and nominee in other। ठीक है, ये हो सकता है, बाकी चीजें नहीं हो सकती। ये है आपका पूरा प्रोविजन। अब हम चलते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे, और फैक्ट्स में आप पूरा लिखेंगे कि मिस्टर राजा ने एक ओपीसी बनाई, उस ओपीसी में मिस्टर किंग को नॉमिनी बनाया, किंग ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर दी है। और अब फिर आप ये लिखें कि तीन ऑप्शंस हैं, मिस्टर श्याम, देवकी और अशोक, ये तीनों के बारे में हम फैक्ट्स लिखेंगे। फिर हमें लिखना होगा कंक्लूजन फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट आवर आंसर। आई होप आपको प्रोविजन और फैक्ट्स दोनों समझ आए होंगे। फिर हमें लिखना होगा फ्रेंड्स कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारा बनेगा सबसे पहले ये बात कि भाई मिस्टर किंग जो है वो विड्रॉ कर सकता है कंसेंट को, बिकॉज कंसेंट में बी विड्रॉन एट एनी टाइम, नॉमिनी विड्रॉ कर सकता है। Then our first part of the conclusion is Mr. Sham. Mr. Sham will not be eligible to be appointed as nominee because he is a minor. वो minor है तो वो eligible नहीं है। फिर हम लिखेंगे मिस देवकी के लिए, मिस देवकी जो है can be appointed as nominee in the OPC regardless of her residence in India because वो important नहीं है। फिर हम लिखेंगे मिस्टर अशोक के लिए, since Mr. Ashok is holding membership in one OPC, he will be eligible to be appointed as nominee in another OPC। तो ये हो जाएंगे हमारे तीन कंक्लूजन दोस्तों। Now let us have a look at the answer. First part, as per provision of Companies Act 2013, during the formation of one-person company, the name of the nominee may be indicated in the memorandum only with his prior consent। The written consent of nominee shall be filed with the registrar at the time of incorporation of the one-person company। रिटर्न कंसेंट देखो, हमने पूरा, मैंने आपको बताया था कि पहले आपको बताना पड़ेगा कि उसका नाम मेमोरेंडम में होता है, फिर उसकी रिटर्न कंसेंट हमें लेनी है, और ये रिटर्न कंसेंट आरओसी पे भी फाइल होती है। But nominee may withdraw his consent at any time but before the death or incapacity to contract of the member in the prescribed manner। नॉमिनी अपनी कंसेंट कभी भी विड्रॉ कर सकता है, बट बिफोर द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द मेंबर, मतलब मेंबर की डेथ और इनकैपेसिटी हो जाएगी फिर तो वो नॉमिनी ही मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो जब तक मेंबर अलाइव है, मेंबर कैपेसिटेट है, उस टाइम तक वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है।
फैक्ट्स ऐसे बोले गए हैं, मिस्टर राजा फैमिली मेंबर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, कैपेबल ऑफ डेवलपिंग हिज आइडिया, पार्टिसिपेटिंग इन मार्केट प्लेस। मिस्टर राजा ने एक ओपीसी बनाई है, उनके भाई मिस्टर किंग को नॉमिनी बनाया है और मिस्टर किंग ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर दी। First part of the conclusion will be yes, Mr. King can withdraw his consent as nominee of OPC at any time before death or incapacity to contract the member. तो वहां पे नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की गई है। A minor cannot become a member or nominee of OPC and also cannot hold shares with beneficial interest in OPC. So Mr. Sham is a minor as he is 15 years old. So Mr. Sham is not eligible to be appointed as nominee. So Mr. Sham तो eligible नहीं है. Second point now, as per provision of Companies Act, a person shall be eligible to be a nominee in one person company if he is a natural person, Indian citizen, whether resident in India or not. Resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year. In the present case, Ms. Devki is eligible to be appointed as nominee of OPC as she is a natural person, Indian citizen. वो दुबई में रहे या इंडिया में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, because now residence is उतना ज़्यादा important नहीं है. पहले important था कि resident person ही होना चाहिए nominee. Person, as per the provision of Companies Act 2013, a natural person shall not be a member of more than one OPC at any point in time, and the said person shall not be nominee of more than one OPC. ना तो आप एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर हो सकते हो, ना ही आप एक से ज्यादा ओपीसी के नॉमिनी हो सकते हो। पर यहाँ पे आप एक में मेंबर हो और दूसरे में नॉमिनी बनना चाह रहे हो तो दैट माइट बी पॉसिबल। In the present case, Mr. Ashok is presently a member of one OPC, so he is eligible for being appointed as nominee in not more than one OPC. वो नॉमिनी तो यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये आ गए आपके थ्री पार्ट ऑफ द कंक्लूजन। आप इस तरह से भी आंसर प्रेजेंट कर सकते हो या पूरे आप प्रोविजंस एक साथ कंबाइन करके फैक्ट्स ऑफ द केस और उसके बाद कंक्लूजन में दो पार्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा नॉमिनी में विड्रॉ द कंसेंट, सेकेंड पार्ट में आ जाएंगे आपके तीनों कंक्लूजन्स, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, जहां पे आप फर्स्ट वाला लिख देंगे कि वो माइनर है इसलिए नहीं बन सकता, सेकेंड वाले में लिख देंगे कि रेसिडेंट हो या ना हो, ही इज एलिजिबल बिकॉज शी इज इंडियन सिटीजन एंड नेचुरल पर्सन, एंड थर्ड वाले में लिख देंगे कि बिकॉज ही इज अ मेंबर इन अनदर ओपीसी hence he is permitted to be a nominee in one OPC. वो nominee तो बन सकता है but can't be a member in another OPC. So that is how we are supposed to present our answer. I hope you understood this question well. I hope you understood the presentation well. अच्छे से समझ आया आपको. Stay tuned. We will be discussing more questions soon.